नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं बाबुल आर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिशा आर्ट्स क्लासेस पर। बच्चों, आज हम लोग अपने इस क्लास में यहां पर उपस्थित हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड के द्वारा कल मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसमें ज्योग्राफी का अपना सब्जेक्ट ज्योग्राफी का हम लोग राइट आंसर की देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। एकदम 100% राइट ऑथेंटिक आंसर की हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोग करेंगे। सभी प्रश्नों को कहने का मतलब है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी देख लेंगे, उसके साथ सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग अपने इसी एक वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन। और आपको एक बात जानकर बहुत खुशी होगी, जो बच्चे स्टार्टिंग से हमारे मंजिल बैच में जुड़े हुए हैं या फिर जिन बच्चों ने यूट्यूब पर भी हमारे क्वेश्चन आंसर के पूरे सीरीज को देखा है, तो उनको ये बात पता चल गया होगा क्वेश्चन देखने के साथ ही कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप लोगों को नहीं करवाया गया। सारे क्वेश्चन आपके खुद के नोट्स में से, आपके पढ़ाए गए बैच में से हैं। तो जो बच्चे मंजिल बैच में हैं उनको भी, और जो बच्चे बैच में नहीं है यूट्यूब पर भी, अगर आपने हमारा टोटल सेशन को अटेंड किया है ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव हर चैप्टर वाइज, तो आपको 100% क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, है ना। फिर भी हम लोग आज यहां पर देखेंगे सभी क्वेश्चनों का आंसर एक साथ में। क्लियर है बात? तो चलिए हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले बच्चा हम लोग को एक छोटी सी जानकारी आपको देना है हमें कि यहाँ पर देखिएगा कि क्रैश कोर्स का जो हमारा बैच चल रहा है अभी 12th आर्ट्स का, तो इसमें हमारा जो है बच्चों कि फी आपको 48 आवर्स के लिए घटा करके 299 कर दिया गया है। अगर कोई भी बच्चा अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप अभी भी इनमें जुड़ सकते हैं और सारे क्लास को, जो क्लास हम लोगों ने पहले किया है, सभी क्लास को अभी भी आप अटेंड कर सकते हो। इसमें जुड़ करके अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है। यहां से भी अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। अभी जो है ज्योग्राफी में हम लोग वहां पर 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं बच्चा। ज्योग्राफी में टोटल 22 चैप्टर है। मैं अपनी ज्योग्राफी की बात करूं तो 22 चैप्टर आपका ज्योग्राफी में, जिसमें से हम लोगों ने 9 चैप्टर को कंप्लीट किया है। उसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, हर कुछ नोट्स वगैरह सब आपका एप्लीकेशन पर दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर आपका अपलोड है ना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर। तो आप लोग अभी भी बच्चा, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी जुड़ सकते हैं 48 आवर्स के लिए, यानी कि आपका फी को 299 कर दिया गया है। अभी भी आप इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। आपको इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, लगभग 8-9 सब्जेक्ट, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। 9 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। इनमें से आपका जरूर, जाहिर सी बात है कि 5 सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है। क्लियर है बात? तो चलिए हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें आप लोगों को पहले मैं दिखा दूं आपको कि देखिए क्वेश्चन आपको जो है इस प्रकार का क्वेश्चन आप सभी के पास मिल गया होगा। और आप लोगों ने अगर हमारे जुड़े हुए हैं किसी भी सोशल मीडिया से, मतलब कि आप व्हाट्सअप चैनल से या टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, तो आपको लिंक मिल गया होगा, आप लोगों ने वहां से क्वेश्चन इसका डाउनलोड कर लिया होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आप, ये भूगोल का हम लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको टोटल 70 जो है 70 टोटल आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। 20 ठो आपका लघु उत्तरीय में जो 20 ठो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसका आंसर हम लोग देते हैं, उसके बदले 2 नंबर मिलता है। उसके बाद आप लोगों को 6 ठो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है इस प्रकार यूं देखने के लिए मिले होंगे, है ना। तो चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक तरफ से। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन सीरीज को आप देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सैन्य मानव भूगोल को किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देख लिए। यही सेम क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पर करेंगे अपना पीपीटी से, ठीक है, अपने खुद के नोट्स में करेंगे, ताकि आपको चीजें जो है बहुत क्लियर साफ सुथरी दिखें और कोई परेशानी आपको समझने में ना हो, ठीक है। तो वही सेम हर चीज आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है बात? तो चलिए अब हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको कंप्लीट पहले 70 ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, आप लोगों को भी आंसर लगाना है। उसके बाद हम लोग पहले लघु उत्तरीय फिर दीर्घ उत्तरीय सभी क्वेश्चनों को एक सीरीज में कर लेंगे। हालांकि क्वेश्चन का आंसर आपको देना है आधा ही, जैसे 70 ऑब्जेक्टिव रहता है ना, तो सिर्फ 35 को 35 ही आपको देने हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हम 70 का 70 करवा देंगे, लघु उत्तरीय में जितने 20 के 20 करवा देंगे, दीर्घ उत्तरीय में 6 के 6 करवा देंगे, है ना। सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है। मानव भूगोल का उपागम, पहला ही चैप्टर का यह क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के उपागम के बारे में। उसमें आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर को, कि उसमें क्या कहता है कि इसके प्रमुख उपागम में आपने क्षेत्रीय विभिन्नता के बारे में भी पढ़ा, स्थानीय संगठन के बारे में भी पढ़ा और अन्वेषण और वर्णन के बारे में भी पढ़ा। मतलब पहले खोज करके उसका भूगोल को हमेशा हर टाइम में अलग अलग तरीके से पढ़ा गया। अभी जैसे आप व्यवस्थित ढंग से भूगोल को पढ़ रहे हैं तो अलग
अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके से पढ़ा गया था, तो ये अलग अलग समय काल में अलग अलग तरीके से पढ़ा गया, तो ये सभी मानव भूगोल के उपागम रहे हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सभी आंसर सही थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से सभी। क्लियर है बात। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। याद कीजिए ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार किए हैं, बहुत बार, मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव में कम से कम 4-5 सेशन में हम लोग किए हैं, और आपका जो मंथली वाला एग्जाम होता था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछा जा रहा था। तो सैन्य भूगोल जो है वह मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि सैन्य भूगोल ये जो है आपका राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। आपका सैन्य भूगोल आपका राजनीतिक भूगोल से संबंधित है बच्चों। और यहां पर जो है आपका राजनीतिक भूगोल में एक और चीज आती है, राजनीति से जुड़ी हुई चीज, यानी इलेक्शन यानी कि निर्वाचन। तो ये दो चीजें आपको राजनीतिक भूगोल से कनेक्टेड है। क्लियर है बात। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगला बात कि फैब्रे संबंधित हैं किससे। फैब्रे जो है ये आपके एक भूगोलवेत्ता हैं, किससे संबंधित है, ये आपका कहता है संभाव्यवाद, निश्चयवाद, मानववाद या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको क्या लग रहा है फैब्रे किससे संबंधित है बच्चा। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि भूगोल में जो संभाव्यवाद है इससे जो फैब्रे संबंधित है। संभाव्यवाद में क्या कहता है कि इसमें मनुष्य को वरीयता दिया जाता है कि मनुष्य चाहे तो प्रकृति में अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकता है। इसके समर्थक कौन रहे हैं, फैब्रे रहे हैं। एक होता है निश्चयवाद। निश्चयवाद में क्या होता है कि उसमें प्रकृति को दिया जाता है कि नहीं, प्रकृति जैसी है उसी के हिसाब से आदमी को ढल जाना चाहिए। तो ये दो अलग अलग जो है आपका मान्यता रखने वाले कुछ भूगोलवेत्ता हैं, उसी में हमारा संभाव्यवाद से फैब्रे संबंधित है। क्लियर है बात। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, बात पे गौर कीजिएगा। सिर्फ ये कहता ना कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तब हम लोग मारते एशिया। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तब एशिया। लेकिन यहां पर क्या बोला है कि जनसंख्या दर की बात किया है कि दर मतलब होता है कि कौन सा ऐसा आपका महाद्वीप है जो ज्यादा स्पीड से अपना जनसंख्या को ग्रो कर रहा है, ज्यादा दर के साथ कौन जनसंख्या को ग्रो कर रहा है। तो 4 ऑप्शन एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में। तब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अफ्रीका आपका तब राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका ज्यादा स्पीड से अपना जनसंख्या को ग्रो कर रहा है हम लोगों की अपेक्षा। लेकिन जनसंख्या खाली पूछता तो अब एशिया, जनसंख्या दर पूछा है तो अफ्रीका। बहुत बार ये सब क्वेश्चन हम लोग किए हैं, याद आ रहा होगा आप लोग को जो भी अगर ऑब्जेक्टिव का सेशन अटेंड किए थे तो। उसके बाद इनमें कौन सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। सघनतम मतलब क्या होता है, घना आबादी वाला, घनी आबादी वाला, है ना, कि ज्यादा जनसंख्या वाला, ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र, घनी आबादी वाला। तो सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्व या उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चों। तो आप सभी बच्चे जानते हैं, ये सेम क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत बार किया है। इसका जो हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है यह आपका सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र में आता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण। देखिए जनसंख्या वितरण अलग अलग फैक्ट पर निर्भर करता है। जलवायु कैसी है, वहां की भूमि कैसी है ना, तो बहुत फैक्ट पर निर्भर करता है। तो देखिए पहला कहता है भू आकृति, ये इस पर भी निर्भर करता है। जैसे पहाड़ी इलाके में कम जनसंख्या रहता है, मैदानी इलाके में ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। फिर कहता है मृदा, मिट्टी, जहां उपजाऊ जमीन है वहां पे ज्यादा लोग बसेंगे जाकर, अनुपजाऊ है, रेगिस्तान है, वहां पे लोग क्यों ही बसेंगे। फिर कहता है जलवायु, क्लाइमेट, क्लाइमेट तो सबसे बड़ा फैक्टर है। तो कहता है कि इसमें चौथा ऑप्शन में देखिए वो कहता है इनमें से सभी। जब इनमें से सभी यहां पर लगा हुआ है बच्चा, तो राइट आंसर यही ना हो जाएगा। तीनों ही इसका जो है सटीक आंसर है, तीनों। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। क्लियर है बात। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर कहता है निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सबसे अधिक है। याद कीजिए सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला देश हमने कई बार पढ़ा है, लैटविया। लैटविया क्या है वहां का लिंग अनुपात, तो वहां पर जो है प्रति 85:100 है। 85:100 आपने पढ़ा था लैटविया का। तो राइट आंसर आपका लैटविया हो जाएगा। फिर बात करेंगे निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है। मतलब उसका कहना है, ऐसा कौन सा देश है जिसका कहना है कि हमें जो है HDI से कोई मतलब नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम नहीं मानते हैं, यह नहीं मानता है। वह किस चीज को मानता है, तो वह मानता है कि हमारे देश के लोग खुश हैं, मतलब हम विकास कर रहे हैं। डेवलपमेंट का पैमाना वह किसे मानता है, खुशहाली को, प्रसन्नता को। कौन सा देश, तो भूटान। भूटान हमारा छोटा सा पड़ोसी देश है, इसका मानना है कि जहां पर हम लोग जो है खुश हैं, मतलब हम विकास कर रहे हैं। क्लियर है बात।
आइए आगे बढ़ते हैं। कहता आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? बहुत बार ये क्वेश्चन किए हैं। आयु लिंग पिरामिड का संबंध जो है वह पुरुष और महिला जनसंख्या से है। इसका संबंध किससे है? पिरामिड से। आपने देखा था कई प्रकार के पिरामिड आपने चैप्टर में पढ़े थे, तो इसमें आपका जो संबंध है वह पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या से है। आधे भाग में पुरुषों की जनसंख्या को दर्शाते थे, आगे भाग में महिलाओं की जनसंख्या को। ठीक है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? एकल कृषि का उत्पाद है। ठीक है। एकल कृषि मतलब वैसी कृषि जिसमें हम एक भूभाग पर किसी एक ही प्रकार का खेती करते हैं ना। तो जैसे केला हो गया, जिस खेत में केला लगाइएगा तो खाली केले का खेती होता है। फिर आप चाय लगाइएगा तो खाली चाय का खेती होता है। रबड़ का पौधा भी ये रोपनी कृषि के तहत ही सब आता है। रबड़ का भी जहां लगाते हैं सिर्फ रबड़ का ही लगाते हैं, है ना। तो ये तीनों ही इसमें आ गए एकल कृषि में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्लियर बात है? इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट 11 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? आप जानते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या सब आता है बच्चों? आपका कृषि आता है, पशुपालन आता है आपका, फिर आपका आता है क्या? आखेट भी इसी में आता है, मतलब शिकार इसी में आता है, खनन इसी में आता है। ऐसे कई प्रकार के कार्य हैं ये इसमें आते हैं। तो देखिए कृषि हो गया, वानिकी हो गया, आखेट हो गया, सब इसी में आता है। आखेट को ही क्या कहते हैं? शिकार कहते हैं। तो ये सभी इसी में आते हैं। तो आपका सब हो गया इनमें से सभी क्या? प्राथमिक क्रियाकलाप से ये सभी संबंधित हैं। क्लियर है बात? आइए फिर हमारा बात है कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर किस प्रकार की खेती का उपज है? ठीक है ना। रबर किस प्रकार की खेती का उपज है? तो यह मिश्रित कृषि या जो है प्रारंभिक अस्थायी कृषि, रोपण कृषि या मध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। तो आप जानते हैं अभी थोड़ी देर ही पहले बताए कि रबर जो है वह एकल कृषि के तहत एक ही प्रकार के पौधों का रोपणी विधि से किया जाता है कि नहीं। तो ये इसका राइट आंसर आपका रोपण कृषि हो जाएगा। रोपण कृषि में रबर का पौधा के बारे में आप लोग पढ़े हैं। उसके बाद 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? देखिए कर्तन दहन क्या होता है कि ये खास करके ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। वहां पर क्या करते हैं कि जंगलों को जला करके उस जगह खेती करते हैं, फिर वह जमीन अनुपजाऊ हो जाती है, बहुत सालों के बाद उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है, फिर दूसरा जगह जला करके फिर वहां खेती करते हैं, है ना। तो इसी को कर्तन दहन कृषि कहते हैं। और भारत में इसी कृषि को हम लोग जो है झूम कृषि के नाम से जानते हैं। किस कृषि के नाम से भारत में जानते हैं? इसको झूम कृषि के नाम से जानते हैं। और इसी कृषि का एक और नाम क्या है? आदिम निर्वाह कृषि। क्या नाम है इसका? आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, क्लियर है बात? इसी खेती का एक और नाम क्या हो गया? आदिम निर्वाह कृषि। ये लोग इनकम कमाने के लिए खेती नहीं करते हैं, अपना जीवन यापन निर्वाह करने के लिए खेती करते हैं। तो ये आदिम निर्वाह कृषि के तहत भी आ गया। ठीक है, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। कहां पर नहीं की जाती है? विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि कहां पर नहीं की जाती है? नहीं वर्ड पे गौर कीजिएगा, कहां पर नहीं की जाती है। हमने पढ़ा है कि अमेज़न बेसिन में इस प्रकार की खेती नहीं की जाती है, आप जानते हैं, अमेज़न बेसिन में। बाकी ये सभी क्षेत्रों में जो है विस्तृत वाणिज्य व्यापार कृषि की जाती है। पंपास क्षेत्रों में भी, प्रेरीज में भी और स्टेपीज में भी, सब जगह किया जाता है। पंपास में, प्रेरीज में और आपका जो है स्टेपीज में भी। पंपास क्षेत्र कहां पर पाया जाता है? पंपास तो यह आपका अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में है आपका क्या? पंपास है। अर्जेंटीना में आपका पंपास का क्षेत्र है। उसके बाद आपका प्रेरीज जो क्षेत्र है, प्रेरीज बच्चों, प्रेरीज आपका उत्तरी अमेरिका में है। कहां पर है यह आपका नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है। फिर आप बात करते हैं यहां पर स्टेपीज क्षेत्र की। तो स्टेपीज आप जानते हो कहां पर है? ये यूरेशिया क्षेत्र में पड़ता है। यूरेशिया में, यूरेशिया में, है कि नहीं। तो आप इन्हें याद रखेंगे। इसके साथ में और भी कुछ कुछ थे, जैसे कि आप डाउन्स था, आपका वेल्ड्स था, ये सब चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। आप पढ़े हैं पूरा, हर चीज़ आपका नोट्स में है, हर चीज़ आपने क्लास में पढ़ा है चीज़ों को। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, और जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको हमने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे सर्किल करके। याद आया आपको कुछ? ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसको सभी बच्चे जानते हैं कि क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? रोपण कृषि का उत्पाद कौन सा नहीं है? चाय रोपण कृषि, कॉफी रोपण कृषि, गन्ना रोपण कृषि, गेहूं रोपण कृषि बिल्कुल भी नहीं है। ये तो रोपण कृषि नहीं हुआ। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चा? डी नंबर आपका रोपण कृषि नहीं है। तो वो पूछा भी है कि कौन सा उत्पाद नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन है। 17 नंबर, इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज पर आधारित है? अधात्विक खनिज पर इनमें से कौन सा डिपेंड है? किस पर डिपेंड है? अधात्विक खनिज पर। आइए, तांबा उद्योग,
एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए तांबा भी एक जो है आपका धातु हो गया, एल्यूमिनियम भी धातु है, लेकिन लेकिन यहां पर आप देखेंगे सीमेंट जो है वह एक अधात्विक खनिज है कि नहीं? सीमेंट क्या है? एक अधात्विक खनिज है, किसी मेटल का प्रयोग नहीं होता है इसमें। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कहता है बर्मिंघम कहां पर है? बर्मिंघम जो है आपका वह कहां पर है? आपका बर्मिंघम, देखिए बर्मिंघम एक क्षेत्र है, वह कहां पड़ता है? ग्रेट ब्रिटेन में पड़ता है बर्मिंघम। इसको मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन में पड़ता है बर्मिंघम। बहुत फेमस जगह है सूती वस्त्र के लिए। कहां है ये? ग्रेट ब्रिटेन में है आपका बर्मिंघम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक मतलब उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे प्रमुख कारक आपको बताने हैं। पूंजी चाहिए ही चाहिए। अगर बाजार नहीं रहेगा तो आप उत्पादन करके क्या करेंगे बच्चों? बाजार भी चाहिए। ऊर्जा चाहिए, बिना ऊर्जा का, बिना शक्ति का आप कैसे कोई भी उद्योग धंधा चला सकते हैं? तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्लियर है बात? इनमें से सभी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहते हैं? तो उच्च स्तर वाला जो अन्वेषण होता है, आप जानते हैं ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, सेकंड ज्योग्राफी में, कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम 5 प्रकार के क्रियाकलाप आपने पढ़े हैं, है ना? अर्थव्यवस्था में हम लोग 3 प्रकार के पढ़ते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ज्योग्राफी में जो आपने उसे बांट करके पढ़ा तो चतुर्थक और पंचम में भी पढ़ा है। तो जो उच्च स्तर के जो अन्वेषण वाले कार्य होते हैं बच्चों, उसको रखा जाता है चतुर्थक क्रियाकलाप में, है ना? चतुर्थक क्रियाकलाप में। जैसे किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह हैं, वो सब किस में आते हैं? बहुत हाई लेवल में आते हैं। तो ये सबको रखा जाता है चतुर्थक क्रियाकलाप में, चतुर्थक क्रियाकलाप में, है ना? पंचम में क्या रखा जाता है? पंचम में होता है कि किसी चीज पर कोई एडवाइस देने वाला होता है, बहुत ही ऊंचे, उसको गोल्डन कॉलर जॉब कहते हैं ना, स्वर्ण कॉलर जॉब कहा जाता है उसे। तो ये उससे भी एक पायदान ऊपर, जैसे वैज्ञानिक लोग हो गए, कोई मान लीजिए रोबोटिक इंजीनियर्स वगैरह हो गया, वो सब बहुत स्टैंडर्ड लेवल का, तो उसको रखते हैं पंचम क्रियाकलाप में। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से, देखिए पूछ भी दिया है, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है? खेती, आखेट, सेवा या परामर्शदाता? परामर्शदाता मतलब क्या? एडवाइस दे रहा है, अलग अलग चीजों पर एडवाइस दे रहा है। तो एडवाइस कौन देगा? जो किसी चीज का विशेषज्ञ होगा वही ना एडवाइस देगा। तो ये परामर्शदाता जो हो गया, यह आपका हो गया क्या? पंचम क्रियाकलाप से संबंधित हो गया। क्लियर है बात? आइए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? वही अभी जैसे हमने बोला ना, पंचम क्रियाकलाप जो है वैसे कार्य करने वाले लोगों को, पंचम क्रियाकलाप वाले लोगों को क्या कहते हैं? गोल्डन कॉलर जॉब कहते हैं ना, गोल्डन कॉलर जॉब कहते हैं। तो ये जो पहला देखिए लाल कॉलर जॉब, रेड लाल जो होता है, यह प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक है ना, कृषि या फिर अन्य क्षेत्रों में जो कार्य करते हैं मजदूर वगैरह, सबको रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। तो ये आपका प्राथमिक से है ना? उसके बाद आप देखो दूसरा काला है, दूसरे नंबर पर क्या है बच्चा? काला है ना? तो काला कलर का कोनो जॉब नहीं होता है, काला से किसी को डिनोट नहीं किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे नीला और गुलाबी को। तो नीला वाला जो कलर होता है उसमें द्वितीय क्रियाकलाप को रखते हैं। नीला वाला कलर में किसको रखते हैं हम लोग? द्वितीय क्रियाकलाप को। द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित, विनिर्माण से संबंधित लोगों को नीला वाला कहते हैं, और गुलाबी वाला में तृतीयक, यानी सेवा वाला क्षेत्र को तृतीयक। खास करके ये महिलाओं के लिए होता है गुलाबी कलर जॉब, ठीक है? इसलिए महिलाओं को बोलते भी हैं कि उनको गुलाबी कलर ज्यादा पसंद है, पिंक। आइए 23, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? कृषि पर आधारित उद्योग। सीमेंट उद्योग? बिल्कुल भी नहीं। लौह और इस्पात उद्योग? नहीं जी। जूट उद्योग? बिल्कुल सही। जूट उद्योग जो है यह कृषि पर आधारित उद्योग हो गया। अगर चमड़ा उद्योग का बात करते तो ये चमड़ा आपको कहां से प्राप्त होता है? ये होता है आपको पशुओं से। तो यहां पर आपका जूट उद्योग एकमात्र उद्योग ऐसा है जो कृषि पर आधारित उद्योग है। बाकी जो भी उद्योग आप देख रहे हैं ये तो आपका खनन वगैरह पे, आपका क्या कहते हैं इसको, इस्पात पे, लौह इस्पात है तो आपका जो है मेटल धातु पे निर्भर हो गया। आइए उसके बाद हम लोग बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। कहता है मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई, देखिए नामे में मीटर गेज लगा हुआ है तो 1 मीटर होता है। बहुत ही आसान है ये, 1 मीटर होता है। मीटर गेज का कितना? 1 मीटर होता है। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। क्लियर है? आइए बाकी भी सबका याद रखिएगा, हम लोग जल्दी से चीजों को करके निपट रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सभी चीजों को, है ना? आपके नोट्स वगैरह में सब कुछ आपको दिया हुआ है, सब आपने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको जो है अपने पूरा, अभी हम लोगों को लघु उत्तरीय करना है 20 को क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय करना है सभी को। तो जल्दी से हम लोग चीजों को करके आगे बढ़ते हैं।
आपको बाकी सब के बारे में भी याद रखिएगा। 3 प्रकार का रेल का होता है ना, पटरी का, सबका याद रखिएगा। अब कहता है बिग इंच किससे संबंधित है? याद कीजिएगा, बहुत पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। बिग इंच जो है यह पाइपलाइन से संबंधित है। पाइपलाइन होता है ना, जिससे होकर के कि पेट्रोलियम वाले कच्चे पदार्थों को जो भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तो ये संबंधित है बिग इंच किससे? पाइप से। उसके अंदर का मोटाई से शायद 17 या 18 इंच का होता है, उसको ही बिग इंच कहा जाता है, उसके अंदर का डायमीटर को। विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? विश्व का प्रमुख समुद्री पत्तन जो है वह किस प्रकार का है? नौसैनिक पत्तन है, तेल पत्तन है, व्यापक पत्तन है, या फिर आपका जो है औद्योगिक पत्तन है? तो ज्यादातर जो पत्तन आपका है वह व्यापक पत्तन है, मतलब कि सभी तरह के कारोबार इससे आप कर सकते हैं, व्यापक पत्तन है ना, कोई खास स्पेशल किसी चीज को नहीं है। तो व्यापक पतन आपका हो गया राइट आंसर, सी नंबर। उसके बाद 27 नंबर, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किसको जोड़ता है? देखिए, इस जलमार्ग में हम लोगों ने इन सब चीजों को पढ़ा था, जलमार्ग में हम लोगों ने इनको पढ़ा था, शायद 9वां या 10वां चैप्टर में आई थिंक पढ़े हैं हम लोगों ने इसको, 10वां चैप्टर में। तो ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जो है वह किसको किसको जोड़ता है? कहता है वैंकूवर और सेंट जॉन्स को, डार्विन को मेलबर्न से, और एडमॉन्टन को एंकोरेज से, चेंगडू को लहासा से। तो आप इसमें देखे होंगे कि ट्रांस वाला जो था, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जो है वह आपका डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। किसको? डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। कौन? ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग डार्विन को किससे जोड़ता है? मेलबर्न से जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग याद रखिएगा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा है तो इससे संबंधित और जितने महामार्ग हैं, पानी वाले, जल वाले, सब आपको याद रखने हैं, है ना, सब आपको याद रखने। क्वेश्चन पूछने का आपको एक मॉडल पेपर जारी करने का मतलब है बिहार सरकार का, वो क्वेश्चन आउट नहीं कर रहा है, उसका काम है कि आपको यह समझाना कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो इससे संबंधित चीजों को आप गहराई से देख लें। तो एक ठो महामार्ग अगर पूछा है तो बाकी जितने महामार्ग हैं वो आपकी जिम्मेदारी बनती है सबको अच्छे से याद रखना, ठीक है ना बात को? आप ये नहीं समझिएगा कि यही क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना? तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? डार्विन को मेलबर्न से। क्लियर है बात? ये पहला वाला देखिएगा, तो ये ट्रांस कैनेडियन था, ये इसको जोड़ा था, ट्रांस कैनेडियन इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एयर इंडिया किससे संबंधित है? जाहिर सी बात है, एयर लगा हुआ है, इंडिया लगा हुआ है, तो एयर इंडिया जो है हवाई जहाज से हमारा वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है, वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है एयर इंडिया, वायु मार्ग से यह है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय में भी पूछा है, ठीक है ना? तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, खाली आपको यह बतलाना है। तो इसकी स्थापना बच्चों 1995 ईस्वी में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्य कार्य था वह क्या था कि विश्व में शांति से सभी देश एक दूसरे देश के साथ व्यापार कर सके, किसी प्रकार की समस्या ना हो, उन सभी को सुलझाने के लिए यह एक ऑर्गेनाइजेशन की जो है किया गया था स्थापना, है ना, WTO का। इसका कभी कभी मुख्यालय पूछ लेता है जो कि जेनेवा में है। उसके बाद कहता है ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, निर्यात करने वाली कंपनियां हैं, उसका मुख्यालय कहां पर है? उनका जो ग्रुप है, ओपेक का ग्रुप है, इसमें बहुत सारे देश हैं, उसका मुख्यालय कहां पर है? वियना, जकार्ता, हनोई या फिर जेनेवा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका जो भी बच्चे अगर वियना मार रहे हैं, 30 का ए नंबर बिल्कुल सही है। इसका जो आपका एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है पेट्रोलियम का, उसका ग्रुप का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय मतलब हेड क्वार्टर, वह कहां पर है बच्चा? वियना में है। कहां पर है? वियना में है। इसमें लगभग 13 गो देश शामिल है, 13 ठो देश लगभग, इस पूरे संगठन में लगभग 13 देश ऐसे शामिल हैं जो क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करता है किस चीज का? तो आपके पेट्रोलियम का, कच्चे पेट्रोल का। क्लियर? आइए, कहता है भारत सदस्य है किसका? देखिएगा, साफ्टा का, OECD का, आसियान का, या फिर आपका ओपेक का। तो भारत जो है ना, यहां पे भारत जो है आपका, ये तीनों का तो मेंबर नहीं है, यह साफ्टा का सदस्य है। साफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कहते हैं। ये उसका मेंबर है भारत उस ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? दो अलग अलग देशों के मध्य यदि व्यापार होता है तो वैसे व्यापार को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं।
आइए आगे बढ़ेंगे कि सड़क के साथ किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। मान लीजिए ये रोड है, तो इसके दोनों तरफ जो ऐसे ऐसे करके बस्तियां बसी हुई हैं हमारी, तो कैसा ये लग रहा है देखने में? रेखीय लग रहा है। अगर कोई एक तालाब है तो तालाब के चारों तरफ अगर हमारी बस्ती ऐसे करके बस जाए तो यह आपका जो है गोलाकार होगा। तो ये रेखीय होता है सड़क के साथ में, है कि नहीं? ये सड़क है तो सड़क के किनारे बसी हुई बस्तियां कैसी होती हैं? रेखीय होती हैं। नंबर 34, सन्ननगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? देखिए सन्ननगर का मतलब होता है कि बहुत सारे सिटीज, बहुत सारे बड़े नगर एक साथ मिल करके क्या कहलाते हैं? सन्ननगर कहलाते हैं। तो इसका प्रयोग सबसे पहले जो है, इस वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पैट्रिक गिडीज ने, ग्रिफिथ टेलर ने, ट्रेवार्था ने या जिन गॉटमैन ने? किसने किया था इसका सबसे पहले प्रयोग? तो आप सभी बच्चे इसका राइट आंसर पैट्रिक गिडीज करेंगे। सन्ननगर का प्रयोग उन्होंने ही किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35, मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? मिलियन का मतलब कौन नहीं जानता है बच्चा, है ना? मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 10 लाख प्लस जिसकी जनसंख्या होगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? मिलियन सिटी कहेंगे। तो 10 लाख से अधिक, सी नंबर, 10 लाख से अधिक। एक कम भी है लेकिन 10 लाख से अधिक वाला मारेंगे। उसके बाद 36 नंबर, किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? भारत में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? कौन सा भाषा समूह का? द्रविड़, भारतीय, यूरोपीय या चीनी तिब्बती या फिर आपका ऑस्ट्रिक? किसका इसमें जो है सबसे कम परसेंटेज है? सबसे कम तो आप जानते हैं कि चीनी तिब्बती भाषा बोलने वाले हमारे यहाँ सबसे कम है। तो राइट आंसर आपका चीनी तिब्बती। लगभग कितना था? 0.85% के आसपास था, है कि नहीं? 37 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? राज्य में से याद कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का हमने जनसंख्या घनत्व बताया था, कम है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमने आपको बताया था। सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम है। जनसंख्या सबसे कम है, लगभग 6 लाख के आसपास है। जनसंख्या में सबसे कम कौन हो गया आपका? सिक्किम। लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यदि पूछ ले तो बिहार आपका 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का पूछ लिया है, तो भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार। जाहिर सी बात है ये सारे आंकड़े बदलेंगे, नया जनसंख्या हमारा होगा जनगणना, तो सारे आंकड़े बदलेंगे। फिर कहता है भारत की जनगणना में महान विभाजक वर्ष कौन सा है? महान विभाजक वर्ष, देखिए महान विभाजक वर्ष तब कहा गया 1911 से 21 ईस्वी के दौरान जो जनसंख्या हमारी थी ना, वह हमारी जनसंख्या घट गई थी। उल्टा जनसंख्या बढ़ने के बजाय हमारी जनसंख्या माइनस में चल गई थी। ऋणात्मक वृद्धि हुआ था, उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक वृद्धि, माइनस में हो गया था, है ना, घट गया था कुछ जनसंख्या हमारा 11 से 21 के दौरान। तो 21 वाला जब जनगणना गिनती किया था पता चला कि कुछ जनसंख्या हमारा घट गया है। तो यही वह साल था, इसको ही कहते थे महान विभाजक वर्ष। जनरली क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि होता है, तो इस वर्ष जनसंख्या में कमी हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात सबसे कम है? किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात सबसे कम है? हमारे देश में सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का है। हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम है। आपका ऐसे भी पूछ ले या बच्चों के इसमें भी संदर्भ में भी पूछे, दोनों में राइट आंसर हरियाणा ही मारिएगा, ठीक है ना। पंजाब को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, किसी किसी बुक में दिया है, लेकिन आपको मारना है हरियाणा। हरियाणा इज द राइट आंसर। 0 से 6 आयु वर्ग पूछे या ऐसे नॉर्मली पूछे, दोनों में आपको वही मारना है। क्लियर? हरियाणा। ये क्वेश्चन जो है पहले भी कई बार हम लोग किए हैं। 41 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप का था, हमने इसके बारे में बहुत डिटेल्स में आप लोगों को करवाया है चीजों को। कहते हैं क्या कि इसमें जो है किसका जनसंख्या का अनुपात, नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो यहां पर हमने दिखाया था कि अगर ऑप्शन में गोवा रहे तो हमें गोवा लगाना है टिक में, गोवा पे, क्योंकि इसका जो है राज्य छोटा सा, लेकिन यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या शहरी है, शहरी है ज्यादातर, गांव बहुत कम है कि नहीं? तो ये आपका हो जाएगा क्या? गोवा हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो नगरीय जनसंख्या वाला अनुपात वाला राज्य आपका क्या होगा? गोवा हो जाएगा। अगर गोवा ऑप्शन में रहे तो गोवा ही टिक कीजिएगा। गोवा का लगभग 65-66% जनसंख्या हमारी शहरी है, ठीक है ना बात। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कंफ्यूज नहीं होइएगा। 42 नंबर, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? कॉमन सी बात है, केरला इस सब में आगे है, पढ़ा लिखा राज्य है, केरला सबसे आगे है, केरल, तो आपका हो गया केरल। उसके बाद 43 नंबर, सिंगरेनी क्या है? सिंगरेनी राजधानी नगर नहीं, खनन नगर बिल्कुल सही, खनन नगर है, पर्यटन नगर नहीं। तो सिंगरेनी क्या है? एक प्रकार का खनन नगर है सिंगरेनी।
सिंगरेनी क्या है बच्चों? खनन नगर है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। सिंगरैनी कहां पर है? मध्य प्रदेश। सिंगरौली एगो है, उसके चक्कर में नहीं पड़िएगा अभी। बुंदेलखंड क्षेत्र किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? बुंदेलखंड में, तो बुंदेलखंड में बच्चों पल्ली बस्तियां पाई जाती हैं, ठीक है ना, पल्ली बस्तियां वहां पे पाई जाती हैं। बस्तियों का 4 प्रकार आपने पढ़ा था। उसके बाद कहते हैं गाजियाबाद एक उदाहरण है किस चीज का? गाजियाबाद प्राचीन नगर का, मध्यकालीन नगर का, आधुनिक नगर का, कि अनुषंगी नगर का? देखिए अनुषंगी नगर को क्या कहते हैं? सैटेलाइट सिटी कहते हैं, सैटेलाइट। इसका मतलब क्या होता है कि जो बड़े बड़े नगर होते हैं ना, उसके आसपास में कोई नगर एक बस गया, जैसे ये दिल्ली है, इसके बगल में इधर गाजियाबाद बस गया, तो ये क्या करता है कि अपने आप में एक नगर है, लेकिन अपनी सभी जरूरतों की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उसके लिए यह इस पर निर्भर होता है। इसको कहते हैं सैटेलाइट सिटी, अनुषंगी नगर कहते हैं या सैटेलाइट नगर कहते हैं। तो गाजियाबाद उन्हीं में से एक है। 46 नंबर, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन सा है? मतलब कि आपसे सीधा मेगा सिटी के बारे में पूछना चाह रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगा सिटी कौन सा आपको लग रहा है? तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में से क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मुंबई जो है वह सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला आपका मेगा सिटी में से आता है ना। क्लियर है बात? इसे शुद्ध हिंदी में क्या बोलते थे उसको? वृहत मुंबई। याद आया आपको? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 46 का? ए नंबर आपका मुंबई यहां पर ऑप्शन में है। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? भूमि उपयोग संवर्ग कौन सा नहीं है? इसमें देखेंगे परती भूमि है, शुद्ध बुआई क्षेत्र है, उपजाऊ है लेकिन बेकार भूमि है, ये सीमांत भूमि जो है आपका, सीमांत भूमि जो है बच्चों आपका, वह आपका नहीं आता है इसमें भूमि उपयोग संवर्ग में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सीमांत भूमि, ठीक है। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? भारतीय कृषि की समस्या निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून या इनमें से सभी? कौन भारतीय कृषि की समस्या है? प्रॉब्लम कौन कौन है? तो तीनों का तीनों आप देख लो। निम्न उत्पादकता मतलब कम उत्पादन होना, विखंडित जोत छोटा छोटा भूमि का टुकड़ा, अनियमित मानसून, मानसून हमारे यहाँ पे रेगुलर अच्छे से नहीं आता है फिक्स टाइम पे, तो ये सभी गड़बड़ी है। तो तीनों का तीनों ही समस्या है, तो इनमें से सभी। फिर बात करता है भारत का सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? जूट सबसे ज्यादा कहाँ? तो गंगा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी, या जानते हैं जूट का खेती होता है आपका पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक। अब पश्चिम बंगाल में आपका गंगा डेल्टा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गंगा डेल्टा। क्लियर है बात? उसके आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, हरित क्रांति संबंधित है किससे? खाद्यान्न उत्पादन से, चाय के उत्पादन से, दुग्ध के उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं? तो हरित क्रांति जो है बच्चों वह आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, और खाद्यान्न में भी सबसे अधिक उत्पादन किसका? तो गेहूं का, है ना। गेहूं का हरित क्रांति कब हुआ था? 1960 के दशक में। अपने देश में पूछा जाए 1967-68 ईस्वी में हुआ था, 1967-68 में, है ना। स्वामीनाथन जी इसके जो है माने जाते हैं जनक हरित क्रांति के, स्वामीनाथन जी, एस स्वामीनाथन जिसको कहते हैं। 51 नंबर, पैकारा जल विद्युत परियोजना कहां पर है? पैकारा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पैकारा जल विद्युत परियोजना, बार बार आपने पढ़ा है इन चीजों को। पैकारा जल विद्युत परियोजना आपका जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? पश्चिम भारत का नदी बेसिन, पश्चिम भारत जानते हैं ना आप, ये वाला भारत का बात कर रहे हैं, पश्चिम भारत। तो वहां पर आप देखोगे ये सभी आपका नहीं होकर के माही बेसिन होगा आपका पश्चिम। माही, तापी, ये सब नदियां, लूनी, ये सब नदियां जो है 4-5 नदियां वो पश्चिम की ओर बहती हैं, बाकी नदियां इधर पूरब की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो ये जो है माही बेसिन, ये आपका इस ओर पश्चिम ओर बहने वाली नदी है, तो इसका माही बेसिन पश्चिम हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी बेसिन है? सबसे छोटा बेसिन कौन सा है? तो छोटा सा नदी, छोटा सा बेसिन, तापी बेसिन। तापी नदियां भी इधरे बहती है, पश्चिमी की तरफ बहने वाली है, माही, तापी, लूनी, ये सब, ठीक है ना। 54 नंबर, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना तारापुर। तारापुर कहां पे है? महाराष्ट्र में तारापुर, है ना। प्रथम यही था हमारा महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र का स्टेट बताना, राज्य बताना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर आपका छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों इसका? तो आप सभी जानते हैं यह कहां पर? झारखंड में। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
नेक्स्ट बढ़ेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला के लिए नागालैंड, तमिलनाडु, झारखंड या फिर त्रिपुरा। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र के लिए जो सबसे आपका फेमस हो गया जगह कौन सा? झारखंड हो जाएगा। बहुत बार इन सब चीजों को हाल ही में पढ़े हैं हम लोग इस चैप्टर को। निम्नलिखित राज्यों में से कहां प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? प्रमुख तेल क्षेत्र आप जानते हैं भारत में कहां कहां पर है ना? उसमें आपका जो है खोज लेंगे, ऑप्शन में देखते हैं खाली आसाम मैच कर रहा है, महाराष्ट्र रहता है तो वहां पे हमारा मुंबई से 160 किलोमीटर की दूरी पर है ना? मुंबई हाई है, गुजरात में फिर आपका अंकलेश्वर है, तो यहाँ ऑप्शन में हमें असम मिला तो असम मार दी। असम के बदले वो सारे जगहों के नाम रहते तो वो सभी जगह पे हम लोग करते। ठीक है, उसके बाद कहता है पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है बच्चा? सोना से, यूरेनियम से, पेट्रोलियम से या फिर आपका बॉक्साइट से? किस चीज से संबंधित है? तो सबसे पहली बात कि यह है खान है कहां? ये ओडिशा में है। कहां पर है ये ओडिशा में है। पंचपटमाली खान किस चीज से संबंधित है? ये किस चीज से संबंधित है वहां पर? तो ये आपका वहां बॉक्साइट का खनन से संबंधित है, बॉक्साइट के उत्पादन से। ठीक है ना? उसके बाद 59, निम्नलिखित राज्यों में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र में कैगा, माफ कीजिएगा, कैगा परमाणु, कैगा कौ से कर्नाटक कहां गया? सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन, बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला खनिज जो है मतलब क्षेत्र जो है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बच्चों? बैलाडीला आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है बैलाडीला? लौह अयस्क के लिए। हाल ही में हम लोगों ने इन सब चीजों को क्रैश कोर्स में दोबारा से पढ़ा है सभी चीजों को। हुगली औद्योगिक क्षेत्र कहां का विस्तार है? हुगली, एक देखिएगा हुबली होता है, हम हुगली की बात कर रहे हैं। हुगली तो कोलकाता से हावड़ा वाले जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर इसका विस्तार है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राउरकेला, देखिए राउरकेला, बोकारो, भिलाई, इस सब के बारे में भी पूछ रहा है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा या फिर आपका झारखंड? तो जानते हैं कि ये उड़ीसा में पड़ता है। हथकरघा उद्योग क्या होता है? हथकरघा उद्योग क्या होता है? आधारभूत उद्योग नहीं, उसमें तो लौह इस्पात उद्योग होता है आधारभूत उद्योग में। कहता है कुटीर उद्योग या स्वच्छंद उद्योग या इनमें से कोई नहीं। स्वच्छंद उद्योग क्या होता है? जिसे हम लोग कहीं भी बसा सकें, कच्चा माल ला करके बना सकें, तो ये हथकरघा उद्योग है ना बच्चा, हथकरघा है। तो इसमें आपका बहुत छोटे पैमाने पे करते हैं लोग, तो कुटीर उद्योग में ये आता है, कुटीर उद्योग में। राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद कहता है भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। याद कीजिए भरमौर कहां पर है आपका? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। उसका जो है वहां पर जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम क्या है? गद्दी जनजाति। उसका भाषा क्या है? गद्दी याली भाषा है। सारी बात जानते हैं, तो गद्दी हो गया, गद्दी जनजाति से संबंधित है। नीरू मीरू किससे संबंधित है? देखिए नीरू मीरू पूछे आपको, वो हरियाली पूछे, या फिर आपको जो है राजस्थान का वो अरवर पूछे, ये तीनों में से कुछ भी पूछे, सबका जल संभर से प्रबंधन है, जल संबंध प्रबंधन से ये संबंधित है। उसके बाद अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ऑक्सीजन ये हमारे वायुमंडल में बढ़ने से होता है, तो वो वायु प्रदूषण में आएगा। गैस किस में मिलेगा? वायु में नहीं। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा ऐसे करके, याद आया आपको? इधर भी आपका भारत का एक छोर हो गया, इधर आपका भारत का एक छोर हो गया। तो कोलकाता को दिल्ली से, गुवाहाटी को पाला से, कानपुर को पोरबंदर से, सिलचर को पोरबंदर से। तो यहां पर आपका है गुजरात, यहां पर आपका है पोरबंदर, और इधर आपका अरुणाचल में क्या पड़ता है? सिलचर पड़ता है, सिलचर। इसी को कहते हैं क्या हम लोग? पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। पूर्व पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक है ना बात? क्लियर है बात? आइए आगे बढ़ते हैं। मंगलोर पत्तन कहां पे? मंगलोर पत्तन पूछे, बंगलोर पत्तन पूछो, दोनों नाम कर्नाटका का है। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रस्तावित हुआ था? तो भारत में पहला रेडियो का कार्यक्रम सबसे पहले जो प्रसारण किया गया था 1923 ईस्वी में किया गया था, 1923 में किया गया था। पहला बार कब? 1923 में बच्चों। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 70 नंबर, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों किस पंचवर्षीय योजना में? याद कीजिए, पर्वतीय क्षेत्र पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 है कि नहीं? 1974 से 78। क्लियर है बात? तो यहां पर आकर के हमारा हो गया 70 ठो ऑब्जेक्टिव खत्म बच्चों। 70 ऑब्जेक्टिव्स हमने किया। क्लियर? सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने किए। सभी क्वेश्चन आपने पहले देखे हैं, सब क्वेश्चन आपने पहले किया है अपने सीरीज में, अपने ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में सब क्वेश्चन को आपने किया।
अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव की ओर मूव करते हैं। सब्जेक्टिव में पहले लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय में टोटल आपको 20 क्वेश्चन है, तो हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे। आपको लिखना 50% आधा ही होता है। जैसे यहाँ पर आपने 70 क्वेश्चन को देखा, तो 70 में से आपको सिर्फ 35 लिखना था, तो 70 में से चुनिएगा कि किसमें आप 100% कन्फर्म है, उसी को खाली टिक मारना है, ठीक है। यहां तो 70 का 70 मारना है अभी, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो पहले चूज करना है कि किसका आंसर को लेकर आप 100% श्योर है, ठीक है ना। तो सिर्फ 35 का सही आंसर आपको देने होते हैं वहां पे। तो यहां पर आप बताइएगा अभी कमेंट करके कि 70 में आपको कितना मिल रहा है, 70 में आप कितना ला पा रहे हैं, आपकी तैयारी किस ओर जा रही है। मेरा मानना है आपका 70 में 70 आना चाहिए। एक दो क्वेश्चन चलिए छोड़ दीजिएगा, तो कम से कम 68 69 जिसका आ रहा है, बहुत बेहतर तैयारी में है आप, बहुत बेहतर स्थिति में है बच्चों आप, ठीक है ना। और अगर किसी का 50 के आसपास 60 के आसपास आ रहा है, तो आपको थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा मेहनत और आपको करने की बच्चों आवश्यकता है। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग अपना लघु उत्तरीय स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरीय में सबसे पहले हम लोग जो है पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर का आपका जो मानव भूगोल वाला बुक है उसका पहला ही चैप्टर का पहला क्वेश्चन कि मानव भूगोल को आप परिभाषित कीजिए, उसका डेफिनेशन दीजिए। क्या कहते हैं कि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है, वह ब्रांच है भूगोल का, जिसमें मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य और पर्यावरण, हमारी पृथ्वी, हमारा एनवायरनमेंट, उसके बीच क्या हम लोग जो संबंध है उसमें हम लोग जो है अध्ययन करते हैं, उसके बीच के रिलेशन का। और क्या कहते हैं, यह जो है इसमें क्या क्या हो सकता है, यह मानव समाज, उनकी आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधि को भूगोल के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। सबको कैसे दृष्टिकोण से, भौगोलिक नजर से समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के नाम लिखिए। मतलब जनसंख्या में परिवर्तन होने वाले दो घटक क्या क्या हो सकते हैं, दो कंपोनेंट्स आपको बताना है। पहला बात, जनसंख्या में परिवर्तन कब होता है, जब हमारा जन्म दर अधिक होता है, या हमारा मृत्यु दर कम होता है, या मृत्यु दर अधिक होता है, या जन्म दर कम होता है, तो इसके चलते हमारी जनसंख्या घटती बढ़ती है ना। दूसरा क्या हो सकता है, प्रवास के चलते। प्रवास अगर हमारा हो रहा है, लोग जहां से उठकर चले जाएंगे वहां की जनसंख्या घट जाएगी, जिस शहर में जाकर काम करेंगे वहां की जनसंख्या बढ़ा देंगे, तो प्रवास भी एक फैक्टर हो गया। तो दो ही पूछा था, दो बात बोल देंगे। पहला क्या बोलेंगे, प्राकृतिक वृद्धि। जन्म दर, मृत्यु दर प्राकृतिक चीजें हैं, तो प्राकृतिक वृद्धि जैसे यदि जन्म दर और मृत्यु दर इसके तहत आता है। दूसरा बात आपका हो गया क्या, माइग्रेशन यानी कि प्रवास। तो इनमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, एक स्थान से दूसरे जगह जाते हैं, है ना। तो इसमें भी परिवर्तन यह लेकर आता है। क्लियर, दो बातें हो गई। नेक्स्ट हमारा लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। लिंग अनुपात देखिए, लिंग अनुपात यानी जिसको सेक्स रेशियो कहते हैं, इसको मापने के लिए क्या करते हैं कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या। जैसे भारत में बात करेंगे हम, भारत में, तो भारत में आपका जो है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 943 है। 943 है, तो ये आपका मेल है, ये आपका फीमेल है। मतलब कि महिलाओं की संख्या क्या है, कम है। लैटविया एक देश है जहां पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है पुरुषों की तुलना में। तो भारत में भी जनसंख्या देख रहे हैं कि जो है लिंग अनुपात कम चल रहा है। तो हमें वो नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि कैसे मापते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। मापा कैसे जाता है, तो इसे मापने के लिए हम लोग ऊपर में लिखते हैं महिलाओं की संख्या, क्या लिखते हैं बच्चों, कुल जनसंख्या, महिलाओं की संख्या, नीचे लिखते हैं पुरुषों की। आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, अपने देश में महिलाओं की संख्या को ऊपर रखते हैं, ठीक है। पुरुषों की संख्या, और चूंकि इसका हम लोग 1000 से कंपेयर करते हैं तो गुना 1000, बस जो आंकड़ा निकल करके आएगा वह हो जाएगा। जैसे यहां देखेंगे तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं, मान लीजिए 943 को ऊपर रख देंगे, 1000 को नीचे रख देंगे, गुना 1000 से कर देंगे, तो ये 1000 कैंसिल, तो हमारा लिंग अनुपात कितना निकला, 943 निकला, 943 है कि नहीं बात। क्लियर है। आइए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 पे
कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? तो यह एक सूचकांक है जो इंडिकेट करता है, बतलाता है कि कौन सा क्षेत्र जो है किस हिसाब से विकास कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है ना? तो मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको एसडीआई शॉर्ट में कहते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा यह विकसित किया गया था, है ना? और इसका उपयोग जो है किसी भी देश में मनुष्य के विकास के लेवल को दर्शाने के लिए किया जाता है कि वहां पर जो है विकास का लेवल क्या है, उसके विकास का लेवल क्या है। यह जो है किन किन चीजों पर निर्भर करता है? तो यह 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक होता है कि वहां पर जो है उस क्षेत्र का जो है आपका बच्चों की स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, लोगों का स्वास्थ्य सुविधाओं तक कैसा अप्रोच है। उसके बाद दूसरा करता है शिक्षा का स्तर कैसा है, साक्षरता दर कितनी है, कितने लोग शिक्षित हैं, है ना? तीसरा करता है क्या कि आपका जो मेन संसाधन है, संसाधन तक लोगों का पहुंच क्या है, मतलब प्रति व्यक्ति आय उसको कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो संसाधन है, संसाधनों तक लोगों का पहुंच, है ना? जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल जीने का कैसा है। तो ये 3 बातों पर निर्भर करता है। तो जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का मतलब कि स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। फिर बात करता है शिक्षा का स्तर, यानी कि वहां पर जो है साक्षरता दर कितनी है, शिक्षा कितनी है। फिर कहता है जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा मतलब जो है जीवन प्रत्याशा नहीं, जीवन स्तर है। तो जीवन स्तर मतलब हो गया क्या कि प्रति व्यक्ति आय, यहां पर आप मान सकते हैं प्रति व्यक्ति आय वहां पर लोगों की कैसी है। तो ये 3 चीजों पर निर्भर करता है। इन्हीं चीजों में अलग अलग आंकड़े, अलग अलग अंक पॉइंट दिए जाते हैं सभी कंट्रीज को, और उसको जोड़ करके दर्शाया जाता है। इसमें दिया गया पॉइंट हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, 0 से 1 के बीच में रहता है। भारत का रैंक इसमें 131वां है, 1 नंबर पर नॉर्वे रहता है जनरली। ठीक है, आइए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। ठीक है ना? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या होता है? कि वैसी कृषि जिसका उपयोग हम लोग जो है किसमें करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग जो है अनाज को अपना निर्वाह के लिए नहीं, बल्कि उन फसलों को बेच करके उससे मुनाफा कमाते हैं लोग। तो इसमें जो है कौन कौन सा फसल आता है? तो इसमें खास करके आपका जो है गेहूं, मक्का, जौ, राई और जई नामक फसल आता है, ये होता है। ठीक है, हम लोग तो जई को इधर काट करके गाय बैल को खिलाते हैं घास के रूप में, है ना? तो ये सभी आते हैं किसमें? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के तहत। इसी में आप लोगों ने पढ़ा था उन सभी क्षेत्रों के बारे में, पंपास वगैरह जो अर्जेंटीना में है ना, स्टेपीज वगैरह के बारे में। आइए छठा क्वेश्चन, कच्चे मालों के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। हम लोगों ने उद्योग को कई आधार पर बांटा था, स्वामित्व के आधार पर बांटा, कच्चे माल के आधार पर बांटा था। तो हम लोगों को यहाँ कच्चे माल वाला पूछ दिया। हमने कहा भी था कि देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? कृषि आधारित, खेती पर आधारित कच्चा माल, खेती से मिलने वाला इस पे। दूसरा होता है खनिज आधारित, तीसरा होता है वन आधारित, और चौथा आपका मध्यवर्ती वस्तु पर आधारित। मध्यवर्ती वस्तु मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी ने दूसरा सामान, कोई सामान बनाया, अब वह पूरा यूज करने लायक नहीं हुआ, उसको दोबारा कोई कंपनी इस्तेमाल करे, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है। तो सबसे पहले कॉटन से क्या तैयार किया जाता है? धागा तैयार किया। तो धागा मध्यवर्ती वस्तु है, उस धागे का प्रयोग करके तब कपड़ा बनता है ना? मोबाइल बनाते हैं तो मोबाइल में सबसे पहले जो है डिस्प्ले, अलग अलग कंपनी बनाती है, डिस्प्ले बना दिया, कोई कैमरा बना दिया, सबको आपने खरीद लिया। कच्चा माल आपके लिए हुआ कैमरा हुआ, उस कंपनी के लिए कच्चा माल कुछ और है, आपके लिए कच्चा माल मध्यवर्ती वस्तु हुआ वही कैमरा। आपने उस कैमरे को मोबाइल में लगा करके फाइनल बेच दिया। आइए, तो ये 4 प्रकार का। उसके बाद 7वां क्वेश्चन कहता है 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। वही गोल्डन कॉलर जॉब की बात कर रहे हैं ना, जिसमें परामर्शदाता आया था, एडवाइजर आया था। तो उसमें 4 ठो आपको पूछा है। क्या कहेंगे? अनुसंधान वैज्ञानिक, यानी रिसर्च जो साइंटिस्ट होते हैं उसको इसमें रखेंगे। पहला क्या हो गया? अनुसंधान वैज्ञानिक। दूसरा क्या होता है? रोबोटिक्स इंजीनियर। रोबोटिक्स इंजीनियर आप इसमें कह सकते हैं, रोबोट सब बनाने वाले इंजीनियर की बात कर रहे हैं हम, है ना? उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी वाले विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट है कोई। उसके बाद आपका साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस्ट है, जो इस पर एनालिसिस करता है। बायोटेक्नोलॉजी वैज्ञानिक होता है। तो बहुत प्रकार के होते हैं, आप इनमें से कोई भी 4 को लिख दीजिएगा, है ना? 7 बोला था, हमने 5 लिख दिया, कोई भी 4 आप लिख दीजिएगा। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है स्वेज नहर किन 2 निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ती है? स्वेज नहर जो है आपका कौन 2 ठो निकटवर्ती पत्तन को जोड़ता है? पत्तन मतलब बंदरगाह। देखिए स्वेज नहर को आप एक बार यहाँ पे देखिए, हालांकि ये फोटो वोटो बनाना नहीं है, हमने आपको दिखाने के लिए ऐसे दिया है। स्वेज नहर जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो लाल सागर, ये रेड सी देख रहे हैं,
देख रहे हैं आप यहाँ दो तरह का, तो इसको जो है आप आपस में जोड़ती है। और देखिएगा इसके चलते यह कितना शॉर्ट रूट हो जाता है भारत के लिए। यहां देखिए ये भारत का आपका मुंबई बंदरगाह है, यहां से अब जो है ये आपको ब्रिटेन जाना है, तो ये स्वेज नहर के बनने से ये रास्ता बहुत ही जो है कम समय का हो गया। यहां पर आपने जो है नहर को पार किया, यही आपका नहर है, और यहां से आप चले गए कहां पे, ब्रिटेन चले गए। लेकिन यही अगर वो नहीं बना था जब स्वेज नहर, वो एक आर्टिफिशियल है, वो बनाया गया नहर को काट करके उस जगह को ना। तो यहां से अब आप ऐसे करके जा सकते हैं पूरा घूम करके। तो पहले दूरी पूरा पड़ता था, पता है कितना, 19,800 किलोमीटर पड़ता था। ऐसे घूम के जाएंगे ना अफ्रीका होकर के, तो 19,800 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा। लेकिन वही स्वेज नहर के बनने के चलते ये जो छोटा सा काट करके नहर यहाँ पे बनाया गया, इसके चलते अब भारत से अगर आपको ब्रिटेन जाना है तो आपका दूरी पड़ेगा मात्र 11,600 किलोमीटर, यानी लगभग 8,000 किलोमीटर दूरी कम हो गया एक इस नहर के यहाँ पे बना देने से। ठीक है, तो उसी के बारे में पूछा है कि यह किन दो निकटवर्ती पत्तन को जोड़ता है। दो ठो पत्तन मतलब आपका बंदरगाह किसको किसको जोड़ता है ना। तो यहां पर दोनों किनारे पर दो ठो पत्तन, आपका एक लाल सागर के किनारे पे यहां एक बंदरगाह उस ओर में है। तो आप उसके उस बंदरगाह का नाम देखिए, पोर्ट सईद बंदरगाह है जो भूमध्य सागर के किनारे में है, और स्वेज बंदरगाह है जो कि लाल सागर के किनारे में स्थित है। तो स्वेज नहर मिस्र में स्थित है, यह एक कृत्रिम जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इनको दो पत्तन यही दोनों है, याद रखिएगा ये दोनों ठो नाम, इसको जो है बच्चा याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। विश्व व्यापार संगठन वही WTO, जिसकी स्थापना आपने आज ऑब्जेक्टिव में पढ़ा कि 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई, 1995 ईस्वी में। तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना। इंटरनेशनल जो मार्केट ट्रेड होता है उसको सुगम बनाना, मतलब उसको की सुगम बनाना कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का समस्या होगा तो उसको हल करना, एकदम आसान बनाना ट्रेड को, व्यापार को। फिर बात करेंगे व्यापार विवादों का निपटारा करना। अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाता है किन्हीं देशों के बीच में तो उसका भी समाधान कौन करेगा, विश्व व्यापार संगठन करेगा, उसमें सभी देश के सदस्य शामिल होते हैं। उसके बाद कहता है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, मतलब कि फ्रीली आप एक जगह से दूसरी जगह दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सके, इस चीज को बढ़ावा देना। उसके बाद व्यापार नीतियों की निगरानी करना, व्यापार नीति का क्या करना, निगरानी करना, जो भी पॉलिसी बनाया गया है उसका देखरेख करना, कोई पॉलिसी को तोड़े नहीं। उसके बाद निष्पक्ष व्यापार बनाना, किसी एक देश के पक्ष में नहीं बनाना, व्यापार निष्पक्ष रहेगा, सभी देशों के फेवर में रहेगा, इस चीज का ख्याल रखना किसका काम है, विश्व व्यापार संगठन का। क्लियर हो गया बात। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि ग्रामीण अधिवासों के किन्हीं 4 प्रतिरूपों का उल्लेख कीजिए। ग्रामीण अधिवास के 4 प्रतिरूप आप जानते हैं, गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित, पल्ली और परिक्षिप्त बस्तियां, सबके बारे में आपने पढ़ा है, बहुत डिटेल्स में आपने पढ़ा है ना। बस खाली नाम लिख दीजिएगा, काफी है, चारों का नाम लिख दिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, लघु उत्तरीय काफी है। आपने कायिक घनत्व पढ़ा था पहला ही चैप्टर में, जनसंख्या वाले में कायिक घनत्व के बारे में। क्या होता है कि जब किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या, ऊपर में लिखते हैं कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या ऊपर में, और यही कुल जनसंख्या को यदि आप भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किस चीज से, उस क्षेत्र की निवल कृषित क्षेत्र से। निवल कृषित क्षेत्र क्या होता है, निवल कृषित क्षेत्र सर, तो निवल कृषित क्षेत्र होता है कि जितने भागों पर आप फसल वहां पर लगा रहे हैं, खाली जमीन से मतलब नहीं है, जितना खेती करने लायक जमीन है जिस पर आप खेती करते हैं, फसल काट कर लाते हैं, उसको निवल कृषित क्षेत्र कहते हैं। तो इन दोनों को आपस में भाग दे दीजिएगा ना, तो जो आंकड़ा प्राप्त होगा उसे ही कायिक घनत्व कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो गया यहाँ पे क्लियर। उसके बाद बात करेंगे 2011 का जनगणना का। तो इसके अनुसार भारत में प्रमुख व्यवसायिक संवर्ग क्या है। प्रमुख व्यवसायिक संवर्ग, देखिए भारत 3 व्यवसायिक संवर्ग में बटा हुआ है ना। एक होता है आपका प्राथमिक, जिसमें कृषि वगैरह आता है, और द्वितीयक आपका होता है क्या, द्वितीयक दूसरा, जिसमें आपका विनिर्माण आता है। द्वितीयक में क्या आता है आपका, विनिर्माण आता है, जिसमें आपको अलग अलग फैक्ट्रियां अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। और तृतीयक क्या होता है, तृतीयक आपका होता है सेवा क्षेत्र, होता है सेवा क्षेत्र, है ना, सेवा क्षेत्र। तो आप देखेंगे ना तो लगभग यहां पर जो है 54% के आसपास इसमें लोग कार्यरत हैं, 54% के आसपास लोग इसमें कार्यरत हैं बच्चों। 3-4% लोग इसमें, 3 से 4% लोग इसमें कार्यरत हैं विनिर्माण क्षेत्र में, है ना। और बाकी बचे हुए लगभग
42% लोग जो है वह इस क्षेत्र में से तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं। 1-2% का डाटा इधर-उधर हो सकता है ना? 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है डाटा, लेकिन यही लगभग मोटा-मोटी है। तो हम कह रहे हैं क्या कि पूछा है सबसे प्रमुख व्यावसायिक संवर्ग अभी भी क्या है? तो अभी भी सबसे ज़्यादा जो है कृषि ही हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी भी होता है। तो 54.6% डाटा के साथ में कृषि जो है हमारे यहाँ पर कृषि हो और कृषक मजदूर हो, ये भी अभी संवर्ग जो है वह 1 नंबर पे है। सबसे ज़्यादा रोज़गार, सबसे ज़्यादा लोग इसी पर निर्भर हैं। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र है सेवा वाला, सबसे कम आपका द्वितीयक क्षेत्र है। फिर बात करते हैं निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमने खूब डिटेल्स में आपको इन चीज़ों को बार-बार रिपीट करके समझाया था कि निवल बोया गया क्षेत्र है जहाँ पर आपने फसल लगाया, फसल काट कर वापस ले आया, निवल बोया गया क्षेत्र। अब हम लोग सकल बोया गया क्षेत्र किसको कहते हैं कि आपने फसल लगाया, फसल काट के वापस ले आए, दोबारा आपने उसी खेत में फिर फसल लगाया, फिर काट करके वापस ले आए, तो आपने एक खेत को 2 बार इस्तेमाल किया, तो हम 2 बार उसको जोड़ेंगे। मान लीजिए 10 बीघा के खेत में आपने 2 बार बुआई किया है, 2 बार फसल काटा है, तो आपने कुल मिलाकर उस साल में 20 बीघा खेती कर लिया। 10 बीघा करके 2 बार, तो 2 बार जो जोड़ते हैं उसको कहते हैं सकल बोया गया क्षेत्र, है ना? तो जितना बार बोएंगे उतना बार गिनती करेंगे तो सकल बोया गया क्षेत्र। सिर्फ एक बार गिन लेंगे कि हमको 10 बीघा खेत है, हम 10 बीघा खेत में खेती करते हैं, चाहे 2 बार लगाएं चाहे 3 बार, तो वो हो गया निवल बोया गया क्षेत्र। बात खत्म हो गया। तो यही है आपका निवल। वह यह वह क्षेत्रफल होता है जिस पर फसलें बोई एवं तैयार फसल काटकर घर वापस ले आती है। इसमें किसी खेत को बस एक ही बार गिना जाता है। सकल बोया गया क्षेत्र यह बोए गए फसल का वह कुल क्षेत्रफल है जिस पर एक साल में एक या अधिक बार फसलें बोई जाती हैं। यदि एक भूमि पर 2 बार फसलें बोई जाती हैं तो उसे 2 बार गिना जाता है, 2 बार जोड़ा जाता है। इसको क्या कहते हैं बच्चा? इसी को हम लोग कहते हैं सकल बोया गया क्षेत्र। फिर कहते हैं भारत के 4 मध्यकालीन नगरों के नाम लिखिए। भारत के 4 मध्यकालीन नगरों के नाम। मध्यकालीन पूछ देगा, औद्योगिक पूछ देगा, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा, आधुनिक नगर पूछ देगा, सबके बारे में याद रखिएगा। सबके बारे में याद रखना है आपको। मध्यकालीन नगर पूछा है, मध्यकालीन नगर बताएंगे कि दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये सब क्या है आपका मध्यकालीन नगर है। क्या है बच्चा? ये मध्यकालीन नगर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्य। तो भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इसमें आते हैं। तमिलनाडु इसमें आते हैं। क्लियर है बात? फिर बात करेंगे भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। नाभिकीय ऊर्जा केंद्र हमने कई सारे आपको बताए, आपको सिर्फ 4 पूछा है। सबसे पहले रखेंगे तारापुर क्योंकि यह प्रथम भी है जो महाराष्ट्र में है। फिर रावत भाटा जो राजस्थान में है, कलपक्कम जो आपका तमिलनाडु में, नरोरा जो आपका उत्तर प्रदेश में है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि तारापुर कहां है बताइए, रावत भाटा कहां है बताइए, नरोरा कहां है, बहुत बार पूछा है नरोरा के बारे में, उत्तर प्रदेश में है। तो इसको आप ऑब्जेक्टिव के सेशन में भी जो है बनाकर रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में भी यह काम देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि परिवहन के 3 प्रमुख प्रकार के नाम बताइए। परिवहन के 3 टाइप जानते हैं? एक होता है सड़क पर जो परिवहन होता है, इसको स्थल परिवहन कहते हैं, या सड़क परिवहन भी आप कहते हैं, है ना? स्थल वाला, सड़क से अच्छा रहेगा आप स्थल लिख लीजिए, स्थल परिवहन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वाहन जैसे कार, बस, ट्रक, ये सब किस पे चलता है? स्थल पर, जमीन पर चलता है। जमीन पर जो परिवहन होता है वह स्थल परिवहन। दूसरा होता है जल परिवहन, यानी कि पानी में जो हमारा किसी भी तरह से आप चाहे नाव से जाइए, चाहे जहाज से जाइए, पानी वाला किसी भी तरह से आप वहां पे परिवहन करते हैं। परिवहन मतलब सिर्फ आप ही नहीं, व्यक्ति और जो है माल ढुलाई, दोनों काम होता है परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में। तीसरा होता है वायु परिवहन, यानी वायु मार्ग के द्वारा एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसमें हवाई जहाज, एरोप्लेन, ये सब का यूज किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के परिवहन हो गए, एक सड़क परिवहन, स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन और तीसरा वायु मार्ग परिवहन। क्लियर है बात? फिर बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की भारत के किन्हीं 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए। खरीफ पूछ लिया है तो रबी, जायद, ये अपने मन से याद कीजिएगा ईमानदारी से। तो खरीफ फसल का 4 नाम बता दीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप चावल को रख दीजिएगा। चावल तीनों फसल में आता है, चावल तीनों फसल में आता है, ठीक है ना? तो चावल हो गया आपका, गेहूं हो, चावल हो गया, माफ कीजिएगा, गेहूं नहीं, गेहूं रबी में फसल होता है, अभी गेहूं का खेती होता है। चावल, मक्का, कपास, ज्वार, अरहर, मूंगफली, ये सब खरीफ फसल का खेती है। तो चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, मूंगफली सब आपका है इसमें। 19 नंबर, भारत के पश्चिम तट पर अवस्थित 4 पत्तनों के नाम लिखिए। 4 पत्तन, पत्तन बंदरगाह के नाम लिखिए। कौन तट पर? तो पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर। ये आपका पश्चिमी तट है कि नहीं? इधर आपका पश्चिमी तट है, तो इसमें जो है आपका पश्चिमी तट पर अवस्थित 4 पत्तन के नाम लिखिए। क्लियर है? चलिए,
तो 4 पत्तन के नाम देख लीजिए, इस साइड वाले 4 पत्तन, तो हम लोग जो है मुंबई से स्टार्ट करेंगे। मुंबई, इसी का मदद करने के लिए दूसरा एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह वहां पे खोला गया। बहुत ज्यादा यहाँ पर क्राउड हो रहा था, भीड़ हो रहा था, लाइन लग जा रहा था जहाज का, था चलो तुम बाहर में जहाज साइड में जाकर के खड़ा रहो। फिर आपका आता है मरमा गोवा बंदरगाह गांव, जो कि गोवा में है, मरमा गांव गोवा में है। फिर आपका आता है न्यू मंगलोर, जो आपका नीचे कर्नाटका में है। तो 4 बंदरगाह आपका इस क्षेत्र में हो गया। क्लियर है बात? क्लियर है बात? कुछ नहीं ना, आइए। तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे बंदरगाह देख रहे थे ना, तो मुंबई बंदरगाह, मुंबई का मदद करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह खोला गया। फिर मरमा गांव गोवा में है, और नीचे आपका न्यू मंगलुरु जो है, मंगलुरु का है, बंगलुरु का है, ये दोनों कर्नाटका में ही पड़ता है। तो ये 4 आपका यहां से हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय का। लघु उत्तरीय का अंतिम क्वेश्चन, मुक्त आकाश की नीति क्या है? मुक्त आकाश जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कब यह लागू हुआ था, तो 1992 में। मुक्त आकाश का नीति क्या होता है कि सभी देश आपस में जो है ना, आपस में तालमेल बना के रखा है कि हमें क्या करना है कि अपने देश के जहाज को आपके यहाँ उतरने देंगे, आपके जहाज को हमारे यहाँ आप आने दीजिए। इसको कहते हैं मुक्त आकाश का नीति। इसमें ट्रेड करने में, बिजनेस करने में, व्यवसाय के पर्पज से ऐसा होता है, माल ढुलाई के लिए हवाई जहाज को ऐसा परमिशन दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को मुक्त आकाश का नीति कहते हैं। तो मुक्त आकाश नीति, जिसे ओपन स्काई पॉलिसी कहते हैं, यह एक ऐसी नीति है जिसके तहत एक देश अपनी हवाई सीमाओं को अन्य देशों के लिए खोल कर रखता है, ताकि विदेशी एयरलाइंस को अधिक स्वतंत्रता मिले। ऐसे आप नहीं कि आसमान है, फ्री है, अपना हवाई जहाज लेके किसी के देश में घुस गए बिना परमिशन का, है ना। इसे ही कहते हैं मुक्त आकाश का नीति। क्लियर हो गया बात? तो यहां पर आकर के हमने टोटल 20 के 20 अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों को कर लिया। आपको कितना का आंसर देना है फाइनल एग्जाम में? मात्र 10 क्वेश्चन का। इससे आसान क्या हो सकता है अब, है ना। 20 में से मात्र 10 को क्वेश्चन का आंसर देना, मात्र 10 ठो। 70 ऑब्जेक्टिव में मात्र 35 ऑब्जेक्टिव। हम लोगों के टाइम में ऐसा नहीं था बच्चा, पूरा आंसर लिखना पड़ता था ना, और इतना ऑब्जेक्टिव पूछता भी नहीं था। 4-5 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, बहुत हो गया। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछता था, बिना ऑप्शन का फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए, बोलता था रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इस तरह से हम लोगों ने वहां पर उस समय पहले एग्जाम दिया है। अभी आप लोगों के लिए चीजों को इतना आसान कर दिया गया है कि अभी नहीं पास करोगे, अगर आप इसमें नहीं ला सकते हैं 450 प्लस, तब तो बच्चा बहुत, आपको जो है मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल भी पढ़ रहे हैं, आराम से कर सकते हैं। 50% जो तैयारी कर लिया हो गया, बहुत अच्छा। तो आपको 100% दीजिएगा तो आप खूब अच्छा से, जो ड्रीम है दिशा का 450 प्लस सारे बच्चों का हमारा, चाहे 10th का बच्चे हों, चाहे हमारे 12th के बच्चों में से आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई रहे, सबका अगर 450 आएगा, कितना बड़ा प्राउड का बात होगा, है ना। आप लोग इसी तरह साथ देंगे तो जरूर होगा। आप लोग पढ़ेंगे मन लगाकर, ईमानदारी से हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोगों का काम है मन लगाकर पढ़ना। आइए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करते हैं। 6 गो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में से 3 ठो लिखना पड़ता है। हम लोग 6 का 6 वो देखेंगे, और बहुत खुशी की बात है, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे पढ़े हुए सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। आपका किसी न किसी नोट्स में आपको मिल जाएगा सबका आंसर, किसी न किसी चैप्टर में आपने सबको पढ़ा है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है क्या, रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। याद कीजिए, मानव भूगोल वाला किताब में कृषि वाले क्षेत्र में है कि नहीं, ये प्राथमिक क्रिया वाले में रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसका नोट्स में देखिएगा ना, तो अंतिम क्वेश्चन यही है, अंतिम क्वेश्चन यही था, रोपण कृषि का। रोपण कृषि एक विशेष प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जिसमें बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। ये फसलें आमतौर पर उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखते हैं इसका विशेषता, थोड़ा सा डायलॉग मार दिए, अब विशेषता बतला देते हैं। क्या कहता है विशेषता, कि इस प्रकार की कृषि की शुरुआत यूरोपीय लोगों ने की थी। यह किसी बड़े क्षेत्र में की जाती है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। मेन उद्देश्य इसका क्या होता है, लाभ कमाना। इसमें बहुत अधिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। मेन टारगेट है लाभ कमाना, तो तकनीक, मशीन तशीन सबका खूब इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाता है। केवल एक ही फसल एक खेत में एक बार में उत्पादन किया जाता है। बहुत अधिक पूंजी की भी आवश्यकता है, बड़े बड़े मशीन चाहिए, उर्वरक चाहिए आपको, उसमें बीज चाहिए आपको हाइब्रिड किस्म के। विशाल खेत, इसमें विशाल खेत होता है, खेत बहुत बड़ा होता है। अगला बात करेंगे, नेक्स्ट विशेषता, बाजार तक इसका पहुंच होता है, कि मार्केट तक आपका जो है सामान बनाया हुआ, जो आप प्रोडक्ट उपजाए हैं उसको बेचने के लिए। इसमें मुख्य रूप से चाय, कॉफी, कोको, गन्ना, कपास, केला, अनानास आदि का खेती किया जाता है। देख रहे हैं सब कैश क्रॉप है। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में
कॉफी, अब कुछ देशों के नाम बताते हैं जिन्होंने जहां पर जिस चीज को स्टार्ट किया। तो फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ की पौधे लगाए थे। फ्रांस वासी ने कहां पर? पश्चिमी अफ्रीका में लगा दिया पौधा, आपने यहां से ले जाके कॉफी और कोकोआ का होने लगा वहां पे खेती। फिर बात करता है ब्रिटेन वासियों ने भारत में और श्रीलंका में क्या किया? चाय का बागान लगा दिया। मलेशिया में रबड़ का बागान लगा दिया। पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले का बाग लगा दिया। तो इस प्रकार से वहां पे ये विकसित हो गया। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में जाकर क्या किया? नारियल और गन्ना का खेती कर दिया। इंडोनेशिया में हॉलैंड वासी, जिसको डच कहते हैं, उन्होंने आकर गन्ने का खेती कर दिया। ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान ऐसे हैं जिन्हें फेजेंडा, यहीं से क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में, यहीं से ऑब्जेक्टिव में पूछा था, ब्राजील में कुछ कॉफी के बागान जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, वह अभी भी यूरोप वासियों के कंट्रोल में है। और वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व यानी मालिकाना हक उसके देश के नागरिक के पास या उसके सरकार के पास वापस हो गया। पहले जो है देश एक दूसरे का गुलाम हुआ करता था, अभी तो ऐसे सिचुएशंस नहीं है ना, सभी देश आजाद हैं बच्चा, है ना। आइए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इजीली, बहुत आसान तरीके से हो गया। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है ना, जनसंख्या वाला चैप्टर से। आइए इसको समझते हैं। बहुत बार एक क्वेश्चन किया, हमको लगता है कि जो भी आपका जो मंथली एग्जाम वाला आंसर करवाते थे उसमें 2-3 बार करवाए हैं, चैप्टर में करवाए हैं, है ना। तो 4-5 बार हम लोग लगता है कर लिए हैं इसको, 4-5 बार कर लिए हैं इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान लगाने में मदद करता है कि किसी क्षेत्र का जनसंख्या कितना है, क्या वृद्धि रेट है, इस सब चीज के बारे में बतलाएगा। और 10 साल बाद, 5 साल बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो सकती है उसके बारे में एक अनुमान लगाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जैसे जैसे कोई भी देश एक ग्रामीण अवस्था से शहरी अवस्था की ओर बढ़ता है तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं, पहले लोग अशिक्षित रहते हैं, फिर धीरे धीरे शिक्षित होते हैं। तो जब अशिक्षित लोग होते हैं उस समय जन्म दर ज्यादा होता है, उस समय स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं होती, तो मृत्यु दर भी ज्यादा रहता है ना। समझ रहे बातों को। फिर धीरे धीरे लोग शिक्षित हो गए तो जन्म दर घटेगा, लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को अपनाएंगे, मृत्यु दर भी घटेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे करके फिर एक समय आएगा जो पूरी तरह से शहर बन जाएगा, पूरा तरह से विकसित हो जाएगा, लोग बहुत ज्यादा शिक्षित हो जाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत डेवलप हो जाएंगे। तो उस स्थिति में जन्म दर भी घट जाएगा, मृत्यु दर भी घट जाएगा। स्टार्टिंग में जन्म दर भी ज्यादा, मृत्यु दर भी ज्यादा, बाद में जन्म दर भी कम, मृत्यु दर भी कम, इस बीच में भी एक कंडीशन रहेगा। तो यही तीनों को इसमें समझते हैं, किसमें? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में। तो इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो उस समाज में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर होता है स्टार्टिंग में, और उससे वह जाता है किधर? निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की स्थिति वहां पे आने लगती है। लोग शिक्षित होंगे तो मृत्यु दर और आपका जन्म दर दोनों कम होता है। ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं, इन्हें सामूहिक रूप से जननांकीय चक्र कहते हैं। कि क्या क्या अवस्थाएं हैं? 3 स्टेज है। पहले सब मूर्ख सब आदमी है, अब उसके बारे में सोचते हैं। तो इस अवस्था में क्या होगा कि उच्च जन्म दर ज्यादा रहेगा, मृत्यु दर भी अधिक रहेगा क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं डेवलप नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? धीमे गति से जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक। दूसरा अवस्था क्या होता है? दूसरा अवस्था कि इस अवस्था में जन्म दर शुरुआत में ऊंची बनी रहती है क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग फेज है, लेकिन समय के साथ क्या होता है? जन्म दर जो होता है वह घटने लगता है। लोग धीरे धीरे शिक्षित होते हैं तो जन्म दर घटना शुरू कर देता है, और मृत्यु दर भी शुरुआत में ज्यादा रहेगा। लोग स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, साफ सफाई नहीं रख पा रहे हैं, लोग शिक्षित हो गए, धीरे धीरे मृत्यु दर भी कम होगा। तो इस समय के साथ में इसमें क्या होता है कि जनसंख्या में जो होने वाला शुद्ध वृद्धि होता है वह ज्यादा हो जाता है। इस समय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक होती है, इस समय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक होती है। ठीक है ना। तो द्वितीय अवस्था में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक होती है। अब अंतिम फेज आता है, बहुत बढ़िया से डेवलप हो गया, सब लोग पढ़ लिख लिया, खूब अच्छा शिक्षा का और स्वास्थ्य का सुविधा हो गया, तो अब जो है जन्म दर भी कम, मृत्यु दर भी कम। तो तीनों जब अब दोनों जब अब कम रहेगा तो इसका मतलब है कि जनसंख्या बढ़ेगी, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, या तो अस्थिर हो जाएगी जनसंख्या, या तो जनसंख्या बढ़ेगा तो बहुत मंद गति से बढ़ेगा। तो तृतीय अवस्था में इस प्रकार की अवस्थाएं होती है। तो इसे ही कहते हैं क्या कहते हैं? जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत कहते हैं, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत या जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत कहिए, एक ही बात। ठीक है, बात क्लियर है बच्चा? आइए, सब क्वेश्चन किए हैं, कितना आसान सब क्वेश्चन है आपका, है ना, कितना आसान सब क्वेश्चन आपका है। आप पढ़े होंगे, जब कल आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को, आपको बहुत ही
कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा ना कि हमने तो पूरा पढ़ा हुआ है, सब आता है सर। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको जो है कितना आ रहा है, कितना आपने किया है, ठीक है ना। आइए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग के महत्व की विवेचना कीजिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के महत्व की विवेचना कीजिए। तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व के सबसे व्यस्त रणनीतिक समुद्री मार्ग में से एक है। यह मार्ग उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार और परिवहन को क्या करता है, सुगम बनाता है, आसान बनाता है। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। क्या क्या महत्व है, थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं इस बात को, है ना। इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं। कहता है क्या कि भौगोलिक स्थिति और व्यापारिक केंद्र। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों ओर आर्थिक दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र, देखिएगा ये वाला चैप्टर जो है हम लोग अभी तक जो है ना उधर 8, 9 और 10 ये 3 गो चैप्टर आपका जो है अभी छूटा हुआ है सेकंड बुक का ज्योग्राफी का। तो उसमें से है सिर्फ एक क्वेश्चन, आप ऐसा लग रहा होगा कि आप इस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, है ना। तो आपको 6 में से मात्र 3 को क्वेश्चन करना है। तो आइए, भौगोलिक स्थिति और व्यापार, इसको पढ़ाएंगे ऐसा बात नहीं समझिएगा, सब पढ़ा रहे हैं। भौगोलिक स्थिति और व्यापारिक केंद्र, उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों ओर आर्थिक दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र स्थित है। कौन कौन सा, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसा देश। तो इन देशों के बीच बड़ी मात्रा में कच्चे माल, औद्योगिक उत्पाद और उपभोक्ता वस्तुओं का व्यापार होता है। व्यापार जो होगा, ट्रेड जो होगा, जो खरीद बिक्री होगा, माल का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, वह कैसे होगा बच्चों, वह कैसे होगा, तो वह होगा समुद्री मार्ग के जरिए होगा। तो उसमें मदद करता है आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, है ना। फिर बात करता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उच्च स्तर है यहां पर। तो यह मार्ग वैश्विक व्यापार का लगभग 25% हिस्सा संभालता है। विश्व व्यापार का 25% जो है व्यापार इसी से होता है, यही मार्ग से होता है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग से। खास करके पेट्रोलियम, कोयला, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक उपकरण का निर्यात आयात इसी मार्ग से होता है। तीसरी बात करेंगे, उन्नत बंदरगाह और परिवहन सुविधाएं हैं यहां पर। इस क्षेत्र में विश्व के कुछ सबसे व्यस्त और उन्नत किस्म के बंदरगाह यहां पर हैं, जैसे न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, लिवरपूल, रॉटरडैम और हैम्बर्ग। अब कहते हैं सामरिक और सैन्य महत्व, यह सिर्फ व्यवसाय के लिए ही नहीं, सैन्य महत्व भी इसका बहुत है इस बंदरगाह का। इस मार्ग का सामरिक महत्व भी है क्योंकि यह न केवल व्यापारिक बल्कि सैन्य जहाजों का भी आवागमन यहां पर होता है। विश्व युद्ध के दौरान यह मार्ग मुख्य आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा रहा था, आपूर्ति करता था, सप्लाई करता था सब चीज का, आर्म्स का, खाना पीना का, सैनिकों का। पांचवा बात, पर्यटन और यात्री परिवहन, यह जो है पर्यटन केंद्र भी अच्छा बन चुका है, तो वहां पर यात्रियों का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। यह मार्ग न केवल व्यापारिक बल्कि पर्यटन उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्रूज जहाजों और यात्री नौकाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग इस क्षेत्र में यात्रा करते हैं। छठा बात, संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय व्यापार केंद्र, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है नाटो और अन्य बहुपक्षीय संगठन, अलग अलग देशों का ग्रुप होता है ना, उसको बहुपक्षीय संगठन कहते हैं। जैसे भारत एक साफ्टा का हमने बताया, तो इसके लिए रणनीतिक व्यापार और संसाधन जो है वह वितरण करने का मार्ग है। कौन, यही उत्तरी अटलांटिक जो है समुद्री मार्ग। तो ये आपको इतना सा इसके बारे में याद रखिएगा बच्चा। क्लियर है ना बात, क्लियर है बात। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कहता है, भारतीय कृषि की समस्याओं की विवेचना कीजिए। प्रॉब्लम्स बताना है भारतीय कृषि का, ये आपसे बेहतर कौन बता सकता है, आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं रख सकता। भारतीय कृषि की समस्या, आप तो सभी चीजों से अवगत हैं, सभी लोग गांव से ताल्लुक रखते हैं, किसानी से ताल्लुक रखते हैं, हमारे बिहार के बच्चे, है ना। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। देश की लगभग 58% आबादी आज भी इस कृषि कार्य में लगी हुई है। ये आंकड़ा बदलते रहता है। आप बोलिएगा कि देश की आधी से अधिक आबादी, ये आंकड़ा जो है ना कहीं कहीं कुछ से कुछ रहता है। आप लिख दीजिएगा देश की आधी से अधिक आबादी, बस हो गया बात के लिए, सब डाउटे खत्म हो गया। आधी से अधिक, देश की आधी से अधिक आबादी जो है आपका आज भी इसी कार्य में, कहीं 54 दिखाई देगा, कहीं 52 दिखाई देगा, कहीं 58% दिखाई देगा, है ना। तो आधी से अधिक आबादी हुआ कि नहीं, 50% से ज्यादा, आधा से ज्यादा हो गया। तो आबादी आज भी इस कार्य में लगी हुई है। यह अनेक उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। अनेक उद्योग, जैसे चीनी उद्योग को दे दिया है, गन्ना देता है ना, सूती वस्त्र उद्योग को कॉटन का प्राप्ति करता है, जूट उद्योग को जूट का सप्लाई करता है। तो बहुत चीजों के लिए अभी भी है ना। जो आप लोग पॉपकॉर्न वगैरह खाते हो उसको मक्का देता है, बिस्किट वगैरह खाते हो गेहूं मिलता है, गेहूं से बनता है ना। तो इन सब चीजों को, बहुत सारे उद्योगों को कच्चा माल अभी भी खेती से निर्भर है ना, ये सब रहेगा ही सब दिन। तो इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक,
कौन कौन इसको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है इसके लिए? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है? जनसंख्या का बहुत दबाव है। जनसंख्या के चलते जमीन छोटा छोटा टुकड़े में टूट गया है, ये एक समस्या है। तो पहले बात कहेंगे कृषि पर जनसंख्या का भारी दबाव। इसका कारण हमारी कृषि में आधुनिकता का अभाव है। आधुनिकता कैसे हो पाएगा? बहुत बड़ा लेवल पे कोई खेती करेगा तब ना बड़ा बड़ा मशीन से कर लेगा। छोटा लेवल पे खेती कर रहा है, छोटा छोटा खेत में टुकड़ा हो गया तो क्या ही कर पाएगा आधुनिकता। कृषि कार्य पारंपरिक और तरीके से किया जाता है, प्रति व्यक्ति फसल का उत्पादन इससे क्या होता है? बहुत ही कम होता है। दूसरा बात, जोतों का छोटा होना। बहुत छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा है सबके पास स्टार्टिंग से ही। भारत में जोत का आकार बहुत छोटा है। वर्तमान में जोतों का आकार 2 हेक्टेयर से भी कम है। बिहार में तो 1 हेक्टेयर से भी कम है। लोगों के पास बहुत छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा है। आप ही अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचिए ना कि आप ही लोगों का खेत है तो सुनते होंगे कहीं 2 बीघा है सर, यहाँ पे सर 1 बीघा का प्लॉट है, यहाँ पे सर ये खेत है 5 बीघा का, है ना? तो इस ऐसा हाल हुआ पड़ा है बच्चों, इस तरह से हाल है। हम भी किसान हैं, हम भी जानते हैं। मेरा भी जमीन जो है वो 6-7 जगह अलग अलग है, तो जैसे टुकड़ों में बटा हुआ है, ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ है ना। अब एक जगह एक प्लॉट है, वो लगभग 12 बीघा का प्लॉट हमारा एक जगह पर है, तो उसमें हमारे पिताजी 4 भाई हैं, तो देखिए अभी कितना हिस्सा हमें मिला हुआ है, 3 बीघा करके हो गया। पहले एक जगह 12 बीघा का प्लॉट तो बड़ी मजा आता होगा हमारे दादाजी को जोतने में, है कि नहीं? दादाजी जब हमारे खेती करते होंगे तो पूरा प्लॉट को एकदम मजे से जोतते होंगे, मजा आता होगा पूरा इतना बड़ा खेत। अभी क्या हो गया, उनके 4 बेटे हुए, हमारे पिताजी 4 भाई, तो इनमें हमारे क्या हो गया, 3-3 बीघा करके बच्चा हिस्सा हो गया। अब बताइए तो जमीन छोटा हो गया कि नहीं? जमीन छोटा हो गया कि नहीं यहाँ पे 3-3 में? तो वो तो हम इकलौता भाई हैं तो ये 3 का 3 हमें मिल गया। अगर हमारे 2 भाई रहते तो पता चलता है इसका 2 टुकड़ा हो गया, 1.5-1.5 बीघा हो गया। तो हमारे 2 बेटे हो जाते पता चलता है इसका 2 टुकड़ा हो गया। समझ रहे हैं बातों को? तो इस तरह से जमीन का टुकड़ा यहाँ पर क्या है, बहुत ही छोटा-छोटा टुकड़ा में बटा हुआ है। ठीक है? तो दूसरा समस्या आपका जमीन के जोत का छोटा होना। तीसरा बात करते हैं मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का कम होना। मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसका कम होना। हमारे यहाँ की मिट्टियां जो है उतनी उपजाऊ अब नहीं रही। बहुत उपजाऊ मिट्टी हमारे यहाँ पर थी। लोगों ने मतलब खेती उस ढंग से किया है, वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं कर पा रहे हैं। खेतों को बीच बीच में परती छोड़ना पड़ता है, फसल चक्रण करना पड़ता है। मतलब एक फसल आपने लगाया है तो लगातार उसी फसल को नहीं लगाते हैं, बीच में एक बार दलहन लगा लिए, कभी तिलहन लगा लिए। इससे क्या होता है कि उसका जो उर्वरता जो है ना वो बनी रहती है। बहुत ज्यादा केमिकल्स का, बहुत ज्यादा उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है ना। तो भारत में वर्षों से किसान अपने खेतों में एक ही प्रकार की खेती करते रहते हैं, तो जिससे मिट्टी की उर्वरता में उत्तरोत्तर कमी होती जाती रहती, समय के साथ उर्वरता घटती रहती है। मिश्रित खेती, फसल चक्रण, मिट्टी की जांच, सिंचाई की विभिन्न प्रकार का अभाव, ये सब यहाँ पर प्रमुख समस्या है। नहर सिंचाई से लवणीकरण में वृद्धि हो जाती है। आपने देखा था इंदिरा गांधी नहर वाला जो बात कर रहे थे, जिसको राजस्थान नहर कहते थे, वहां के क्षेत्रों का जो है बहुत ज्यादा अति सिंचाई होने से जमीन जो है लवणीकरण उसका हो गया, नमक का मात्रा बढ़ गया जमीन में। इससे नुकसान क्या हो रहा है कि उपजाऊ क्षमता उस जमीन की नष्ट हो जा रही है, जमीन बंजर होने के कगार पर पहुंच गई है। तो ये भी नुकसान होता है। बहुत ज्यादा सिंचाई कर रहे हैं वो भी नुकसान है, सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, बढ़िया फसल नहीं उपजा पा रहे हैं, इससे जमीन उस्सर हो जाता है, मतलब कि अनउपजाऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? अनउपजाऊ हो जाता है बच्चा। फिर बात करेंगे हम इसका नेक्स्ट समस्या का। अगला समस्या बताइएगा कि जलवायु, क्लाइमेट। समय समय पर वर्षा उर्षा नहीं होता है, इसके चलते भी दिक्कत होता है। तो किसानों को मानसून पर निर्भर रहने वाले ज्यादातर किसान हैं, और यहाँ पर मानसून अगर नहीं करता है समय पर वर्षा, तो क्या हो जाएगा कि किसान जो है बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। और विगत कई वर्षों से मानसून की जो है प्रतिकूलता ने भारत के कई राज्यों के किसानों को रुलाया है, मतलब कि बहुत समस्या दी है। किसान जो है, ज्यादातर किसान अभी भी बच्चा मानसून पर निर्भर है। फिर बात करेंगे पांचवा, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव। सिंचाई की सुविधा हमारे यहाँ पर अभी भी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है, तभी ना लोग मानसून पर निर्भर हैं। तो भारत में वर्षा मानसून पवनों द्वारा होती है, इस पर भरोसा करना कठिन है। नियमित कृषि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का पर्याप्त होना चाहिए। इसके साधन नहर, नलकूप, कुआं, तालाब इत्यादि की संख्या में वृद्धि करना पड़ेगा। परंतु देश के आकार की जलवायु तथा मिट्टी संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए यह बहुत ही कम है। हमारे यहाँ पे जितना कृषि क्षेत्र है उस हिसाब से नहर, नलकूप वगैरह उसको सिंचाई करने के लिए बहुत कम है। क्लियर हो गया बात हमारा। अब हम लोग देखते हैं इसका एक अंतिम समस्या देख लेते हैं, हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है, जो खेती होता है वह मिट्टी का ऊपरी परत ही उपजाऊ होता है। मृदा अपरदन किसको कहते हैं कि हवा की तेज लहरें आती हैं और मिट्टी के ऊपरी परत को उड़ाकर दूसरी जगह ले गई, तो इसको बोलते हैं मृदा अपरदन। या फिर बहुत तेज पानी का बहाव हुआ, चाहे बाढ़ की वजह से हो, चाहे वर्षा की वजह से हो, किसी भी वजह से बहुत तेज पानी का बहाव हुआ, उसके वजह से क्या हो जाएगा, मृदा का अपरदन हो जाएगा। तो वनों के अंधाधुंध काटने, पशुओं के अतिचारण, तीव्र वायु और वर्षा की अनिश्चितता के चलते भारत में बड़े पैमाने पर मृदा का अपरदन होता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि ऊपर लिखित कारणों से भारत में कृषि या किसान बहुत अधिक प्रभावित हुआ है।
जिससे इसके आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुका है। भारत सरकार को और किसानों को इस स्थिति से निपटने के लिए समुचित उपाय करना होगा, दोनों को मिलकर कार्य करना होगा। क्लियर है बात? तो ये आपका कृषि का कुछ समस्या हो गया, ठीक है ना। भारतीय कृषि की कुछ प्रमुख समस्याएं होगी, तो ये आपने देख लिया 5-6 समस्या इसका, ठीक है। अब आइए 25वां क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैप वाला क्वेश्चन है। आइए, कहते हैं भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की क्या भूमिका है, उसका वर्णन कीजिए। अरे बहुत भूमिका है भाई सड़क का। सड़क अगर नहीं रहेगा तो कैसे यातायात करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को कैसे पहुंचाएंगे, आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, बच्चा खेतों तक अपने सामान को कैसे पहुंचाएंगे, बॉर्डर तक अपने सैनिकों तक सामान हम लोग कैसे मुहैया कराएंगे। समझ रहे हैं ना बातों को? तो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है ना बात। आइए अब हम लोग भारत में प्राचीन काल से ही सड़कें महत्वपूर्ण रही हैं। शेरशाह सूरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। समझ रहे हैं? शेरशाह सूरी के शासनकाल में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में इसके बारे में। स्वाधीनता के पश्चात मतलब जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद, स्वाधीनता मतलब होता है आजादी, अपने अधीन हो जाना, स्वाधीन हो जाना। स्वाधीनता के पश्चात सड़क मार्गों का विकास तेजी से किया गया, तेजी से सड़क मार्ग का विकास किया गया। भारत में अधिकतर पक्की सड़कें दक्षिण भारत में है, क्योंकि यहां पर जो है सड़कों को बनाने के लिए दक्षिणी पठार में पर्याप्त मात्रा में पत्थर मिल जाते थे, ठीक है ना। तो ज्यादातर उधर उसका विकास किया गया, क्योंकि सड़क बनाने के लिए चाहिए ना भाई गिट्टी पत्थर, तो वहां पे मिल जाता था, तो वहां पे ज्यादातर इसका विकास हुआ था। पहाड़ी इलाका है, पठारी क्षेत्र है वो। भारतीय सड़कों की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला रखेंगे, भारत की गिनती उन देशों में है जिसके पास दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। सड़क नेटवर्क हमारा बहुत बड़ा है। फिर बात करेंगे, भारतीय सड़कों की कुल लंबाई 54.8 लाख किलोमीटर है। भारत के लगभग 85% यात्री हर साल सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करते हैं। 85% लोग सड़क मार्गों से ही चलते हैं। 70% माल ढुलाई जो होता है वह सड़क मार्ग से होता है। जितना माल ढुलाई होता है उसका 70% सड़क मार्ग से होता है। देश में राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई 65,769 किलोमीटर है। डाटा 2016-17 का हमारे पास में है। ये कुछ ना कुछ इसमें क्या हो गया होगा, वृद्धि हुआ होगा। प्रमुख महामार्ग कौन कौन है, तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बंगलोर, श्रीनगर आदि को मिलाते हैं, है ना। कुछ आपने देखा है ना, पूरब पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। उसके बाद आपने पढ़ा था कौन सा, एक स्वर्ण चतुर्भुज योजना, जिसमें 4 शहरों को, तो बहुत बड़ी बड़ी सड़क योजनाएं बनाई गई हमारे देश में। भारत में महामार्ग देश को पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में तिब्बत तथा चीन, पूर्व में बांग्लादेश और बर्मा को जोड़ते हैं। जो महामार्ग होते हैं वह अलग अलग देशों के साथ भारत को कनेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान से जोड़ दे रहा है, बांग्लादेश से जोड़ दे रहा है, उधर जाके चीन से जोड़ दे रहा है, कहीं बर्मा से, बर्मा यानी म्यांमार, जिसका पुराना नाम हमारा बर्मा था, उसका नाम म्यांमार है, हमारा पड़ोसी है कि नहीं। तो ये सारे देशों से हमारे महामार्ग जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की क्या भूमिका है इसका, है ना। तो आर्थिक विकास के लिए हमारा व्यापार सब चाहिए, व्यापार सब होता है सड़क मार्ग से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर। कहता है भारत का मानचित्र बनाइए और निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। कौन कौन से चीजों को प्रदर्शित कीजिए, हैदराबाद, कन्याकुमारी, गया, जयपुर और गोदावरी नदी को करिए, है ना। गोदावरी नदी को भी आपको दर्शाना है बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भारत का नक्शा है, इधर हम लोग एक भारत का नक्शा है, तो अपने से भारत का नक्शा आपको बनाने का प्रयास करना है, ठीक है ना। प्रयास कीजिएगा तो बन ही जाएगा। चलिए हम भी प्रयास करते हैं बच्चों आपके साथ में, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, कोई जरूरी नहीं है, आप जैसा बना सकते हैं चीजों को चलेगा, ठीक है। आप जैसा बना सकते हैं वैसी चीजें चलेंगी, बिल्कुल आप जैसा बना पाओगे वो आपके हिसाब से बच्चा ठीक ही रहेगा। प्रयास करना आपकी ज्यादा से ज्यादा सटीक चीजों को आप बना सकें, है ना। आइए, तो ये हमारा इस तरह से अगर आप नक्शा बनाते हैं भारत का, तो इसमें आप जो है सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ आप देखेंगे तो गोदावरी नदी यहाँ से होकर के बहती है। यहाँ से होकर के आपकी गोदावरी नदी है, इसको थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं। तो यहाँ से होकर के इस तरह से ऐसे हमारी गोदावरी नदी बहती है। क्या नाम है इसका, गोदावरी नदी रख देते हैं नाम, गोदावरी, ठीक है। फिर हमारा और क्या बोला था बच्चा, और क्या बोला था गोदावरी के बाद, और बोला है आपको हैदराबाद, कन्याकुमारी, गया। तो हम लोग कन्याकुमारी को दर्शा देते हैं, कन्याकुमारी को दर्शा देते हैं, ठीक है।
कन्याकुमारी आप जानते हैं ना, सबसे दक्षिणतम बिंदु पर यहां पर आपका क्या है बच्चों, कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हमारा हो गया। अब आप देखिएगा यहां पर आपको कहता है क्या, एक जगह का नाम गया। गया कहाँ है, आपके बिहार में ना गया है, आपके बिहार में गया है, और बिहार आपका इस जगह पर है। ये थोड़ा सा चौड़ा रहता है ज्यादा, ये थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा चौड़ा रहता है ना। तो यहां पर आपका जो है बिहार है, बिहार आपका इस जगह पे ऐसे करके है। तो आपका इसी बिहार में जो देखिएगा ना, इसी बिहार में बच्चों आपका क्या है, तो गया है। कहां पर है आपका गया, बिहार में, एकदम नीचे झारखंड से सटले है इधर, यहां पे आपका गया है। क्या है यहाँ पे आपका, गया है। बोध गया बोलते हैं ना, गया, तो आपका गया यहाँ पे है। ओ सॉरी, गया है यहाँ पे है? गया आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपका क्या कहता, क्या क्या हो गया आपका, गोदावरी हो गया, गया हो गया, गोदावरी नदी हो गया आपका, बोध गया हो गया। अब कहता है आपका कन्याकुमारी हो गया। तो हैदराबाद और जयपुर बच गया। हैदराबाद आपका कहाँ पर है, हैदराबाद आप जानते हैं ना, हैदराबाद कहाँ पर है बच्चा, हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है, पहले आप ये बताने का प्रयास करेंगे। हैदराबाद किस राज्य का आपका राजधानी है बच्चों, आंध्र प्रदेश। हैदराबाद याद आया आपको कुछ पहले, आंध्र प्रदेश अब हो गया वह किसका, तेलंगाना का हिस्सा हो गया। अब वह तेलंगाना का हिस्सा हो गया है कि नहीं, तेलंगाना का। तो यहीं पर आपका जो है ये साइड साइड में आप देखेंगे, अगर इस नक्शे में आप देखने का प्रयास करेंगे तो यहीं पर आपका जो है आपका तेलंगाना है, और यहीं पर आपका हैदराबाद है। इस पॉइंट के ऊपर में आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा क्या, तेलंगाना मिल जाएगा, हैदराबाद मिल जाएगा, है ना। क्लियर है बात बच्चों। तो आप यहीं पर आपका जो मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, हैदराबाद मिल जाएगा। फिर आप देखेंगे, एक और आपसे पूछा है, क्या क्या पूछा था बच्चा, हाँ, आपसे अंतिम पूछा गया है जयपुर के बारे में। जयपुर, जयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में आपका जयपुर पड़ता है। जयपुर कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में, जाहिर सी बात है जयपुर जो है आपका राजस्थान में, आप सभी बच्चे जानते हैं। तो हम लोग अब खोजते हैं किसको, जयपुर को खोजते हैं कि जयपुर अपना कहाँ पर है। जयपुर पड़ेगा राजस्थान, तो राजस्थान जानते हैं ना, ये जो आपका क्षेत्र है ना, यहीं पे गुजरात के ऊपर में ऐसे करके आपका यहाँ पे राजस्थान है। राजस्थान आपका इधर है ना। तो राजस्थानी में आपका क्या है, जयपुर है। राजस्थान में देखिएगा ना, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर आपका जो है वह जयपुर, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जयपुर। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं अब, ABCD कर देते। ए नंबर में हैदराबाद, तो यहाँ पर दे दिए हमने ए। बी नंबर में कन्याकुमारी, ये हमारा बी। सी नंबर में आपका बोध गया, यहाँ पर आपका ये सी। डी नंबर में हमारा जयपुर, ये हमारा डी। और ई नंबर में हमारी गोदावरी नदी, ये हमारा ई। तो हमारा ये पांचों पॉइंट को हमने नक्शा पर दिखा दिया। ठीक है, नक्शे का एक दिन जो है, जब हम लोग पूरे कोर्स को खत्म कर लेंगे, क्रैश कोर्स वाले कंप्लीट बैच को, तो हम लोग अपना नक्शे का बैच फिर से एक बार जो है लेकर आएंगे। उसमें आपको जो मेन मेन नक्शा है बता देंगे। हालांकि 11th का बैच आपको दिए हुए हैं, नदी प्रवाह तंत्र वगैरह का 3-3 को चैप्टर उसमें डाले हुए हैं, तो उसको आप पढ़िएगा तो बहुत चीजें समझ में आएगी। नक्शा ज्यादातर हमारा कहाँ पर है, वो ज्यादातर हमारा 11th वाले बैच में है ना, 11th क्लास की ज्योग्राफी में है। तो वहां पर आप चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, यहां पर आकर के बच्चा आपका होता है पूरा कंप्लीट। पूरा हम लोगों ने मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लिया एक ही वीडियो में, है ना। देखिए, हड़बड़ हड़बड़ कर करके कल ही आपको जो है, चाहते तो वीडियो दे सकते थे ऑब्जेक्टिव का, लेकिन उतना हड़बड़ नहीं करना है। रात भर हमने जानबूझकर आपको समय दिया ताकि मॉडल पेपर आया है तो उसका आंसर आप अपने से पहले लगाकर देखो, तब आप जाकर के आंसर की वगैरह किसी भी टीचर्स का देखिए। पहले खुद से प्रयास करना है, देन आपको किसी पर निर्भर होना है, किसी चीज को जाना है देखने के लिए। तो इसीलिए आप रात भर में प्रैक्टिस किए होंगे, और आज जो है हम लोग यहाँ पर इसका आंसर कर लिए, है ना। तो अब आप 100% चीज़ों से सिक्योर हो गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी पूरा बढ़ गया होगा कि हाँ जो है हमने तैयारी किया है, मेरा तैयारी तो पूरा तगड़ा है कि नहीं। क्लियर है बात बच्चों। तो अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
कोई दिक्कत अब आप लोगों को यहाँ तक नहीं होना चाहिए और आप इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के अपना प्रिपरेशन को जारी रखेंगे, है ना। तो आज हमारी क्रैश कोर्स की क्लासेस नहीं हो पाई, कल से हम लोग फिर अपना क्रैश कोर्स में जुड़ जाएंगे। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं बाबू, हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि अगर आप जुड़ने के अभी भी इच्छुक हैं, बहुत लेट नहीं हुआ है, 22 चैप्टर में ज्योग्राफी में हम 9वें चैप्टर में हैं, तो अभी भी समय है। अभी अब अगर आप 1.5 महीना के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं हमारे साथ, तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं ना। तो आपके लिए अभी छूट भी है, लास्ट अंतिम बार आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है, आपको 299 में यह बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। संपूर्ण आप चैप्टर को उसमें पूरे फुल कोर्स का नोट्स भी उसमें डाला हुआ है, क्रैश कोर्स का तो करवा ही रहे हैं सभी शिक्षक आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप बहुत प्रेम के साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी, ठीक है ना। आपको कितना हेल्पफुल रहा, नहीं रहा, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितना बन रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा अभी क्लास समाप्त होने के बाद। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पर रहने दें बच्चों, कल से फिर हम लोग अपने क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे आप लोग, और क्रैश कोर्स में हम लोग कंटिन्यू अपने बैचेस में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो रहने देते हैं बच्चा अपने क्लास को यहाँ तक, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।